सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून है भाई सबको। तुम तो अभी तक सेटल्ड ही नहीं हुए भाई लोग। मुझे बता दो, मैं तो 12:30 पौने 1 आ जाता हूँ यहाँ पे। बता दो थोड़ा लेट आना है तो लेट आया करूँगा। देखो मेरे घर से लगते हैं आधा घंटा, मेरा घर से लगता है आधा घंटा, बट मैंने अपने आप को समझा रखा है जहाँ आधा लगे वहाँ 1 घंटा पहले निकलो, जहाँ 1 घंटा लगे वहाँ 2 घंटे पहले निकलो, डबल का मार्जिन लेके निकलो, मार्जिन लेके चलो। तो मैं पूरे 1 घंटा पहले घर से निकलता हूँ। अभी अगर आपको 1:03 हो गए अभी भी, क्या हुआ? मेरे को, मैं फाउंडेशन में लेट क्यों आता था मुझे याद करने दो एक बार। मेरी 3:30 से 5:30 होती थी, या वो सेकंड शिफ्ट होती थी मेरी? फर्स्ट शिफ्ट होती थी। अच्छा, तब ना एक्चुअली मैं मेट्रो में आता था। यूजुअली मेट्रो में दोपहर के टाइम ना वेटिंग बहुत होता है, वो एनएसपी पे चेंज करते थे ना, तो कहीं पे मेट्रो लेट आती थी। हाँ जी, चलो अभी करें स्टार्ट। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों राधे राधे, गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने हाँ जी, चलिए नहीं, क्या था, चलो जी शुरू करें क्लास। पहले रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट, फिर आज की क्लास को शुरू करती। बच्चे कम क्यों लग रहे हैं? आज भी पेपर है क्या? 2-4 बच्चों का पेपर है। अच्छा, मेरा सवाल, आज तुम्हारा ग्रुप के बंदे कम क्यों हैं? सारे आगे, तुम चारों आगे। मूवी देखने जाना है ना? आना जाना है अभी ना, है ना? मेरा सवाल, ओके, सब जा रहे हैं मूवी के लिए? इस बार मुझे सुनने को मिला एक ही ऑडिटोरियम बुक हुआ है, क्या बात है, भीड़ कम है क्या? अटेम्प्ट पास आ गया? अच्छा, सितंबर वालों का अटेम्प्ट पास आ गया, तुम्हारा तो दूर है अभी, अभी तो जनवरी है, जनवरी 2026 है ना? यही है ना अभी तक तो, अभी तक तो यही है, लेकिन पता नहीं लगता कब ये आगे हो जाए, है ना? नहीं, आगे नहीं करना। चलो अभी सवाल, व्हाट इज, अच्छा देखो, मैंने बुक से तो अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं, मैंने बुक से अभी नहीं पढ़ाया, बट मैं बुक से भी पढ़ाऊंगा, बोला हुआ है मैंने ये बात। मुझे बहुत डांट सुनने को मिली, बुक से नहीं पढ़ाया। वैभव सर बोलते हैं सर आपने बुक से फाउंडेशन को नहीं पढ़ाया, समरी से पढ़ाया, बच्चे बेईमान हो जाते हैं फिर इंटर में आके, है ना? तो सर आप प्लीज थोड़ा सा बुक भी यूज किया करो। मैंने कहा जी सर कर लेंगे। हाँ जी, अब क्या था, नहीं पहले तो वो थे ना Day 1 Day 2, है ना? दिस इज Day 1 Day 2 एंड Day 3। चलो Day 2 Day 3। चलो बेटा सब लोग बोर्ड पे देखो, अब हमारे सामने पहला कंसेप्ट है व्हाट इज ऑडिट। क्लास शांत हो जाए। व्हाट इज ऑडिट? सिंपल भाषा में ऑडिट का मतलब होता है किसी चीज को चेक करना। अभी मैं चेक की पे तुम्हें एक बात बताता हूं, कल मैं न्यूज देख रहा था, किसी ने पीआईएल समझते, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में, किसी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई है कि अपना एयर इंडिया के जितने भी बोइंग A171 जो क्रैश हुआ था ना मॉडल, बोइंग A171, उन सबका फ्लाइट अभी रोक दो। किसी पीआईएल लगाई है किसी वकील ने, उन सबका पहले ऑडिट करवाओ, प्लेन्स का पहले ऑडिट करवाओ। तो आई होप आपको समझ आता है, प्लेन्स का ऑडिट यानी प्लेन्स की
चेकिंग करवाओ, प्लेन्स ठीक हैं तो उड़ने दो, नहीं तो मत उड़ने दो। तो मेरा डाउट, पीए लगाइए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे कोई कमेंट नहीं करा है। अभी नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट तो सर किसी भी चीज की चेकिंग हो सकती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की करवा लो, लीगल इंफॉर्मेशन की करवा लो, कॉस्टिंग की करवा लो, इन्वायरमेंट की करवा लो, स्ट्रक्चर की करवा लो, टैक्स की करवा लो, जीएसटी की करवा लो। अभी फिलहाल तो क्या मैं बोल सकता हूं एरोप्लेन्स की भी हो रहे हैं ऑडिट, किसी भी चीज का ऑडिट हो सकता है, जैसा होना चाहिए वैसा है। अब आप बताओ कि ये प्लेन्स जैसे होने चाहिए वैसे हैं, 15-15 साल पुराने प्लेन हो गए हैं। 15 साल पुराना प्लेन है जो क्रैश हुआ है, दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ी को चलने नहीं देते डीजल में, और हवा में 15 साल पुराना प्लेन उड़ा रहे हैं। नया था नहीं, प्लेन की लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, बट भाई सोचने की बात है, क्या इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए था? मेरा डाउट भैया, जैसा होना चाहिए वैसा है। अब बोइंग जो है, बोइंग आपको पता है बोइंग यूएसए की कंपनी है, बोइंग कह रही है जी हमारे प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पायलट बेकार था। और जो हमारा पायलट बेचारा मरा है वो खुद पायलट नहीं था, पायलट से एक रैंक बड़ा था, मैं वर्ड भूल गया, वो नहीं होते जो टीचर पायलट होते हैं जो सिखाते हैं, वो टीचर बन चुका था, मतलब वो बाकी पायलट्स को ट्रेनिंग देता था। तो अगर कोई पायलट बाकी पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहे तो वो खुद से बेकार कैसा हो सकता है? मेरा सवाल तो भैया जैसा होना चाहिए वैसा है या नहीं है? अच्छा, ऑडिट करेगा कौन? जिसको द पर्सन हु परफॉर्म दिस ऑडिट इज कॉल्ड ऑडिटर। ठीक है। अच्छा, एरोप्लेन का ऑडिट किसको करना चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है करवा दो ऑडिट, तो कौन करेगा? सीए करेगा। कौन सा इंजीनियर? एरोनॉटिकल जो इंजीनियर्स होते हैं, जो एरो में, एरो इंडस्ट्री में जो एक्सपर्टीज रखते हैं, वही लोग करेंगे। नेक्स्ट सवाल, ऑडिट फर्म क्या होगा? अगर अकेले को ऑडिटर बोलेंगे तो जो सीए फर्म मिला के ऑडिट करेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑडिट फर्म। इट इज अ फर्म अपॉइंटेड टू कंडक्ट दी ऑडिट। सेक्शन 141 क्या बोलता है? कोई भी फर्म एलएलपी ऑडिट कर सकती है अगर उसके मेजॉरिटी पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग हो। प्रैक्टिसिंग क्या हो? नेक्स्ट सवाल, ऑडिटर ऑडिट किसके हिसाब से करता है? एसए के हिसाब से। एसए स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या बात क्लियर? वो किस चीज का ऑडिट करता है? फाइनेंशियल। क्या मैं लिख सकता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करता है, और फिर वो अपनी क्या देता है? रिपोर्ट। या फिर क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों वर्ड्स में भी डिफरेंस होता है? ओपिनियन मन में होता है और जब पेपर पे लिख दे तो वो रिपोर्ट होता है। क्या बात क्लियर है? मेरा सवाल, चलो जी ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया, ये बिग फोर्स के नाम आपको याद है, इंडियन में भी ये वाले क्लियर है आपको। ठीक है, नेक्स्ट बताओ बेटा, हम लोगों ने पहले ये वाला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा जिसमें फाइनेंशियल, एनी डेटा रिलेटिंग टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। मेरा वो सारा डेटा जिसमें फाइनेंशियल फिगर्स लिखी जाती हैं, वो सारे डेटा को मैं क्या बोलूंगा? फाइनेंशियल डेटा को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैंने बोला जर्नल, ट्रायल बैलेंस, बुक्स, लेजर, बीआरएस, बजट्स, ये सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। मैंने ये एग्जांपल लिखे, मैं तुमसे पूछता हूं 2-3 एग्जांपल तुम और देना इसके बियॉन्ड। अकाउंट्स के कुछ भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे दिमाग में एक्स्ट्रा आ रही हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगी ना, वो तो स्ट्रक्चर हो गया। जब वो स्ट्रक्चर में चली गई तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई क्योंकि वो स्ट्रक्चर में आ गई। अगर उसको स्ट्रक्चर में ना लिखे, पेपर पे सिर्फ कैश इनफ्लो अलग लिख दें, कैश आउटफ्लो अलग अलग पेपर पे रॉ लिख दे, रॉ मतलब वो डब्बे में ना डाले, तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा। पर वो डब्बे में डल गई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हाँ, और कुछ? वाउचर्स, ये वर्ड बोला इसने, वाउचर्स। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज वाउचर्स? परचेज करते हैं तो परचेज का बिल होता है, परचेज के बिल को क्या बोलेंगे? वाउचर। परचेज करी तो आपने मोबाइल खरीदा, सब बच्चे बताओ मोबाइल का बिल मिला था आपको, उस मोबाइल के बिल को क्या बोलेंगे? वाउचर। अच्छा, मेरा डाउट, सब बच्चे बताओ, जब एक ऑडिटर ऑडिट करेगा तो वो वाउचर चेक, वाउचर, चलो मैं उस टेक्निकलिटी में नहीं जाता, वाउचर भी अकाउंट्स में यूज होता है, तो ये भी एक फाइनेंशियल क्या बन गया? इंफॉर्मेशन। और कुछ? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आर एग्जांपल्स ऑफ वाउचर, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ वाउचर। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। और कुछ? कोई और अकाउंट्स की भाषा में कोई चीज जो तुम्हें लग रहा है कि पेटी कैश बुक? पेटी कैश बुक को भी मैं लिख सकता हूं यहां पे, हालांकि मैंने बुक्स लिख दिया था। क्या बुक्स में सारी बुक्स आ गई? हाँ, मेरा डाउट,
तो चलो ठीक है, बहुत हो गया, हाँ बहुत बहुत दिमाग लगा लिया, रहने दो। ओके, इट इज अ ब्रॉडर टर्म, बहुत कुछ आता है इसमें। अगला वर्ड क्या है? फाइनेंशियल। मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। व्हाट इज दिस? अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ। जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर के फॉर्म में डाल दे तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या बन जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और एक और क्या मैं बोल सकता हूं? सिर्फ लास्ट वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं होती। नोट्स टू अकाउंट्स एक एक्सेप्शन है जो स्ट्रक्चर के फॉर्म में, उन्हें तो ऐसे थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया जाता है, उन्हें कोई डब्बे में थोड़ी ना डाला जाता है। क्या बात क्लियर है? बाकी सारे तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। व्हाट इज ईडीपी ऑडिट? इट इज द ऑडिट टू ऑडिट इलेक्ट्रॉनिक डेटा, सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर्स, कमांड्स ऑफ एन एंटिटी। कौन करेगा ये ऑडिट? जिसके पास सीसा या डीसा होगा। क्या ये भी बात क्लियर है? मेरा नेक्स्ट सवाल, ये वर्ड्स जब हम वो पढ़ रहे थे ना बुक की डेफिनेशन, तब ये वर्ड्स आए थे। मेरा ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है? फैक्चुअली सही होना चाहिए। अगर 1 करोड़ की फिगर है तो 1 करोड़ की फिगर 1 करोड़ सही होना चाहिए। ये क्या होगा? ट्रू। अब 1 करोड़ की फिगर सही है लेकिन उसे एएस के हिसाब से नहीं लिखा, शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं लिखा, तो ये फेयर नहीं है। मुझे फैक्चुअली भी चीज बिल्कुल क्या चाहिए? करेक्ट और बिल्कुल फेयर चाहिए। फेयर मतलब अनबाइस्ड या बाइस्ड? एज पर एएस और एज पर लॉ। चलो मुझे ये बताओ, व्हाट इज एंगेजमेंट? एंगेज, मुझे किसी चीज के लिए मुझे कोई काम असाइन किया तो वो क्या है? एंगेजमेंट। अच्छा, शादी से पहले भी तो एंगेजमेंट होती है, वहां पे भी तो हमें एंगेज किया जाता है। समझाओगे जरा यहां से रिलेट करके? एंगेज, आपको टास्क दिया जाता है ना, संभालो। आपको एक टास्क मिल जाता है कि अपनी बीवी को अब संभालने का टास्क है आपको। मेरा सवाल, एंगेजमेंट बोलते हैं ना उसको भी। नेक्स्ट, ऑडिट एंगेजमेंट, टैक्स एंगेजमेंट। ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर सम रूल्स एंड इन रूल्स को ही क्या बोलते हैं? और ये स्टैंडर्ड्स का दूसरा नाम क्या है? ये स्टैंडर्ड कौन बनाता है? ICAI। खुद मेहनत करता है या कॉपी मारता है? कहां से? यूएसए से। यूएसए में एक अथॉरिटी है IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ये लोग बनाते हैं स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स अगर बाहर से बन के आते हैं तो भाई लोग, लैंग्वेज साउथ दिल्ली वाली है या शालीमार बाग वाली है? अब आप बताओ ना, मेरा डाउट, साउथ दिल्ली के बच्चे और शालीमार बाग के बच्चों में कितना फर्क है? साउथ दिल्ली की लड़कियां मुझे बोलती, अश्मीत सर ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल? मैंने शालीमार बाग वाले को फोन किया, मैं कहा ट्रेड रिसीवेबल कहता सर डेटर को बोलते हैं यार। मैं कहा हाँ यार डेटर को ही बोलते हैं ट्रेड। अब देखो ना, वर्ड कितना आसान वर्ड है डेटर। अकाउंट्स कभी भी आसान नहीं हुई, अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरे से पूछोगे, अकाउंट्स कभी भी आसान नहीं हुई। रीजन, मुझे तो अकाउंट्स ये वाली अच्छी लगती है, डेबिट क्रेडिट, डेटर क्रेडिटर, मुझे तो ये अकाउंट्स अच्छी लगती है। लेकिन बाहर के देशों में वर्ड्स थोड़े टेक्निकल है। अच्छा, अपने यहां पे भी देसी अकाउंट्स अलग है। आपके पापा कभी देसी किसी के पापा अगर अकाउंटेंट है, मेरी बात समझना, किसी के पापा अगर अकाउंटेंट है, पुराने अकाउंटेंट वर्ड समझ गए, सीए नहीं है, नॉर्मल, भाई साहब उनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ आएगी आपको, जिस लैंग्वेज में वो बात करेंगे। उनके वर्ड्स ही बड़े टेढ़े होते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं है, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा वो वर्ड्स, बट उनके अकाउंट्स अलग होते हैं। मेरा डाउट, अपनी सही है सिंपल डेबिट क्रेडिट वाली। स्टैंडर्ड्स आर मेड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी से मेरा मतलब क्या है? सबका ऑडिट करने का तरीका सेम होगा। सेकंड सवाल, स्टैंडर्ड हमें गाइडलाइंस देंगे कि ऑडिट कैसे करना है और हमारी सेफ्टी अश्योर करेंगे। अगर कल को कुछ गलती हो गई तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि हमने किसके हिसाब से ऑडिट किया, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया। क्या बात क्लियर है? डे 1 में कुछ नहीं बचा, डे 2 पे आते हैं। डे 2 पे सबसे पहला सवाल, बच्चों मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था ऑडिट का। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एज पर ऐसे? अबे भाई मैं तो लर्न कराने का सोच रहा हूं। एज पर ऐसे ओइकासा, ओइकासा का फुल फॉर्म ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये कहते हैं ऑडिटर आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है ऑडिटर को या देना है? ऑडिटर पहले तो खुद रीजनेबली क्या बन जा, अश्योर हो जा। किस बात की एश्योरेंस लेनी है ऑडिटर को? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स? ऑडिटर पहले खुद अश्योर हो जाए और अपना क्या बना ले,
ओपिनियन बना ले। ओपिनियन बना ले, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है। पहले अपने मन में ओपिनियन बना ले, जब ओपिनियन बन गया, ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अब इस चीज पे अपनी क्या बना, रिपोर्ट बना और दे दे। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा बताओ, अगर किसी स्टैंडर्ड ने तुझे कुछ कम्युनिकेट करने को बोला है तो वो भी तुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये लो जी, मुझे रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए। बच्चे मेरे साथ, सब बच्चे बताएंगे, ये वाला ऑब्जेक्टिव क्लियर था, हमने इसको एलैबोरेट किया था। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब कौन सी एश्योरेंस होती है, हाई बट नॉट। अच्छा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो प्रकार की होती है, हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव। बताओ जी, जो चीजें हो गई पास्ट में वो सब इंफॉर्मेशन क्या होगी, और जो अभी फ्यूचर पे बेस्ड है वो क्या होंगी, प्रोस्पेक्टिव। ऑडिट किसका होता है, हिस्टोरिक का। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, नाम पढ़ो, स्टैंडर्ड्स ऑन किस पे एप्लीकेबल होते हैं, हिस्टोरिकल पे। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिट के स्टैंडर्ड है, और ऑडिट सिर्फ किसका हो सकता है, हिस्टोरिकल का। तो स्टैंडर्ड सिर्फ किस पे लगते हैं, हिस्टोरिकल पे। कोई बच्चा गलती से ना बोल दे कि स्टैंडर्ड पीएफआई पे भी लगते हैं, नहीं लगते। पीएफआई के लिए कुछ अलग रूल्स हैं, वो बाद में करेंगे, वो भी करेंगे डिस्कस, ठीक है। मेरा डाउट, अब ये वाली बात भी क्लियर है। अब आगे बताओ, आगे क्या था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट आती है, पीएनएल आता है, कैश फ्लो आता है। ये क्या था बेटा, स्टेटमेंट ऑफ, ये क्या होती है, इट शोज द मूवमेंट ऑफ इक्विटी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इक्विटी में प्रॉफिट्स, डिविडेंड कॉमा शेयर इशू एक्सेट्रा अफेक्ट्स ओवरऑल। एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा ओपनिंग इक्विटी, प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, डिविडेंड है तो ऐड कर दो, रिवैल्यूएशन गेन है तो ऐड कर दो, न्यू शेयर है तो ऐड कर दो, क्लोजिंग बैलेंस आया। ये जो स्टेटमेंट बनती है इंड एस के हिसाब से बनती है, इसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। व्हाट इज नोट्स टू अकाउंट्स, दे प्रोवाइड क्लैरिटी, डिटेल डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बाय लॉ और एस। ये भी हो गया था। अब देखो, अब क्या है, फ्री फ्रॉम एमएमएस। सब बच्चे बताओगे एमएमएस में पहला वर्ड क्या आता है, कोई भी चीज मटेरियल तब होगी जब उसकी वजह से यूजर का डिसीजन, दोबारा बोलो, जब उसकी वजह से यूजर का डिसीजन। सैलरी 100 रुपए से गलत है, कोई यूजर इस पे ध्यान देगा या उसके डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास रिलायंस के 1 करोड़ रुपए के शेयर है, मैंने देखा रिलायंस में 100 रुपए की गलती है, क्या मैं इसकी वजह से अपने शेयर बेच दूं, खरीद लूं, या मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिलायंस की स्टॉक 50 करोड़ की स्टॉक जल गई, राम 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 राम, मैं इन्वेस्टर हूं, मैं क्या सोचूंगा आपको पता है, भाई निकल लेते हैं इस कंपनी से, इसको तो बहुत तगड़ा लॉस हो गया। यानी ये जो स्टॉक जली है ये मेरे डिसीजन को क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बताओ, मटीरियल। क्या क्लियर है, ये कुछ एग्जांपल्स है मटीरियल के, आई होप आपको क्लियर है। मिसस्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं, जब कोई डिफरेंस आता है किस चीज में, एसीपीडी में। डिफरेंस का मतलब कोई अमाउंट, कोई क्लासिफिकेशन, कोई प्रेजेंटेशन, जो डिस्क्लोजर बुक्स में गिव। देखो मैंने ये क्या लिखा था, डन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपने कोई चीज कर रखी है लेकिन किसके हिसाब से करी है, आपने वैसे ही करी जैसे एफआरएफ बोलते हैं या वैसे नहीं करी। आपने एसीपीडी करा लेकिन वैसे नहीं किया जैसे एफआरएफ बोलते हैं। आपने अमाउंट गलत दिखाया, क्लासिफिकेशन गलत दिखाया, या प्रेजेंटेशन गलत दिखाया, या फिर डिस्क्लोजर गलत दिखाया, तो उसको बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। क्या बात क्लियर है, मेरा बताओगे मिसस्टेटमेंट जानबूझ के होती है या अनइंटेंशनल होती है, आवाज नहीं आई, दोनों ऑप्शन हैं। क्या फ्रॉड जानबूझ के किया जाता है और एरर अनजाने में हो जाता है। क्या बात क्लियर। व्हाट इज एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सिंपल भाषा में सर ये रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसके हिसाब से अकाउंट्स बनाए जाती हैं। क्या क्लियर। शेड्यूल 3 एग्जाम्पल है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एग्जाम्पल है। क्लियर है। बैंकिंग लॉज वाले उनका फ्रेमवर्क ये नहीं होता, उनका फ्रेमवर्क बैंकिंग लॉ में लिखा होता है। क्या बात क्लियर है। व्हाट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क मैंने अडॉप्ट कर लिया अपने अकाउंट्स बनाने के लिए उसी को मैं क्या नाम दे दूंगा। सपोज मैंने शेड्यूल 3 अडॉप्ट कर लिया तो शेड्यूल 3 मेरा क्या बन गया, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या बात क्लियर है। मेरा सवाल, चलो ये भी ठीक है, ये पेज भी हो गया, नॉलेज नहीं उठाया ऑब्जेक्टिव में। अच्छा पहला पेज रह गया होगा। बच्चों बताओगे ओपिनियन, ऑडिटर 2 तरह का ओपिनियन देता है, कौन सा, अनमॉडिफाइड और
मॉडिफाइड। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हो तो कौन सा ओपिनियन? अब देखो, जो बच्चा लिखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, उसको नंबर कुछ भी नहीं मिलेंगे। आपको लिखने का तरीका क्या होगा? समझने का तरीका आ गया ना। लिखने का तरीका दो तरीके हैं, शालीमार बाग वालों और साउथ दिल्ली वालों। नहीं, दोनों ही साउथ दिल्ली के तरीके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल एफआरएस, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स आर ट्रू एंड फेयर। ये दोनों साउथ दिल्ली के तरीके। अपना वाला तरीका कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओके। यार ऑडिट में तुम सोचो, सीए फाइनल के बच्चे सबसे ज्यादा फेल होते हैं। मैं रीजन बताता हूं, सीए फाइनल में बच्चे ऑडिट में फेल होते हैं। फाइनल के बच्चे जो सीए बनने वाले हैं, जिन्होंने 3 साल या 2 साल आर्टिकलशिप कर ली, वो भी फेल हो रहे हैं। रीजन, व्हाट इज द रीजन? लैंग्वेज। उन्हें सारा ऑडिट आता है। आप किसी फाइनल के बच्चे को यहां बुला लो, वो आपको सारी बातें समझा देगा, लेकिन मार लैंग्वेज के, वो लैंग्वेज नहीं आती उनको। मैं जब भी कोई मुझे फाइनल का बच्चा मिलता है, ये बोलता है ना, सर देखो 2 अटेम्प्ट दे दिए, 3 अटेम्प्ट दे दिए, ऑडिट नहीं निकल रहा। मैं क्या कहता हूं पता है? सब कुछ छोड़ दे, मॉड्यूल उठा ले, मॉड्यूल में मेन जितनी चीजें हैं उनको हाईलाइट कर ले, जो भी कीवर्ड्स लग रहे हैं वो लैंग्वेज रट ले भाई, तू एक बारी में पास हो जाएगा। कहता सर वो नहीं होती सर। अब आप बताओ ना, इसको जब तक आप लैंग्वेज कीवर्ड्स नहीं लर्न करोगे, आपसे ऑडिट निकलेगा ही नहीं। आप मेरे से शर्त लगा लो, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, आप शर्त लगा लो, अगर किसी को ऑडिट में 90 मार्क्स चाहिए, मैं 90 मार्क्स दिलवा सकता हूं। मैं शर्त लगाने को कह रहा हूं, मेरे से शर्त लगा लो, ऑडिट में 90 आ जाएंगे। मैंने फाउंडेशन में कभी ऐसे नहीं बोला था कि शर्त लगा लो 90 आ जाएंगे। मैं ऑडिट में बोलता हूं, मेरे से शर्त लगा लो 90 आ जाएंगे, अगर जो लैंग्वेज मैं बोलूंगा वो लर्न कर ले। सर अगर मैं समरी लर्न कर लूं तो? जो बच्चे समरी लर्न कर रहे हैं, जो किताब को हाथ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ समरी लर्न करेंगे, वो भी ऑडिट में फेल नहीं हो सकते। वो भी ऑडिट में फेल नहीं हो सकते, सीधी बात बोल रहा हूं। लेकिन अगर ऑडिट में 90 चाहिए, 95 चाहिए, तो इंस्टीट्यूट दे रहा है नंबर। 96 आए थे पिछले, मेरे बच्चे के नहीं आए हैं, लेकिन मैं इंडस्ट्री में 96 मार्क्स 95 मार्क्स आते हैं बच्चों के। आपको लगता है नहीं आते? मैं कह रहा हूं आते। आपको लगता है सिर्फ अकाउंट्स या टैक्स में या कॉस्टिंग में नंबर आते हैं? मैंने कहा अकाउंट ऑडिट में भी आते हैं। लेकिन मैं एक बच्चे का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहता है मैंने ऑडिट सेल्फ स्टडी करी, उसके 94 थे ऑडिट में, कहता है मैंने सेल्फ स्टडी करी। मैं उसके इंटरव्यू को आराम से सुन रहा था, उसने कहा मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने केवल आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ा, और मैंने मॉड्यूल को कम से कम नहीं तो 50 बार पढ़ा। आप बात को समझ रहे हो? कम से कम लैंग्वेज उसको रट गई, लैंग्वेज रट गई, नंबर आ गए। क्या बात क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ऑडिट के पेपर में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लैंग्वेज। आप मुझे बताओ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कर लें पास हो जाएंगे ऑडिट में? नंबर चाहिए तो लैंग्वेज लानी पड़े। मेरा डाउट, चलो जी सब कुछ ओके है तो कौन सा ओपिनियन? और अगर प्रॉब्लम है तो मॉडिफाइड। मॉडिफाइड 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से? क्वालिफाइड, एडवर्स, और कौन कौन से? क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। क्या बात क्लियर है? सब बच्चे बताओगे। मिस स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने एक बात बोली, मेरा पहला ऑप्शन ये था और दूसरा ऑप्शन ये था, याद है? सब बच्चे बताओ, अगर मुझे मिस स्टेटमेंट मिल गई कंपनी में, एसीपीडी गलत है, या तो अमाउंट गलत है, या तो क्लासिफिकेशन गलत, या तो प्रेजेंटेशन गलत, या तो डिस्क्लोजर गलत है, मुझे मिल गया, और गलती मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है, मतलब बड़ी गलती है बट बहुत बड़ी गलती, तो मैं कौन सा ओपिनियन देता हूं? क्वालिफाइड। लेकिन अगर बहुत बहुत बड़ी 100 करोड़ की कंपनी में 90 करोड़ रुपए की सेल ओवरस्टेटेड है 100 करोड़ में 90 करोड़ ओवरस्टेटेड है, थोड़ा सा ओवरस्टेटेड है, ये बहुत ज्यादा, तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा? एडवर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है, अगर गलती मिल गई तो गलती देखो। तीसरा ऑप्शन गलती छोटी मोटी है, उसे इग्नोर कर दो। गलती मटीरियल है तो क्वालिफाइड, गलती परवेसिव है तो एडवर्स, लेकिन अगर गलती छोटी मोटी है तो इग्नोर कर दो। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, अगर मैं गलती नहीं ढूंढ पा रहा, ओहो क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट मेरे को समान, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऑप्शन लो। तब भी आपको शक है, आप गलती नहीं ढूंढ पा रहे बट आपको शक है कि गलती मटीरियल होगी बट परवेसिव नहीं होगी, तो अगेन कौन सा ओपिनियन देंगे? क्वालिफाइड। बट अगर शक है कि बहुत परवेसिव गलती हो सकती है, सबूत नहीं है लेकिन मेरे पास, तो आप डिस्क्लेमर देंगे। डिस्क्लेमर का मतलब होता है मैं कोई ओपिनियन दे ही नहीं रहा,
डिस्क्लेमर लिखते हैं, लिख के देते हैं। डिस्क्लेमर की लैंग्वेज पता क्या होती है? आई डोंट गिव एन ओपिनियन, मैं कोई ओपिनियन दे ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे को इन्होंने प्रॉपर बुक्स ही नहीं दिखाई, मैं ढंग से चेक ही नहीं कर पाया, तो मैं ओपिनियन कैसे दूं? क्या बात क्लियर है? तो मेरा सवाल, आपके डाउट क्लियर है? व्हाट इज परवेसिव? परवेसिव का मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट। चलिए आप मुझे बताएंगे हमें रिपोर्ट किस चीज पे देनी होती है? रिपोर्ट ऑन, अगला पॉइंट, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेरे दोस्तों, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें ऐसे 700, व्हाट इज 700, ऐसे 700 हमें रिपोर्ट बनाने का क्या सिखाता है? फॉर्मेट, और थोड़ा सा कंटेंट भी बताता है। रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है ऐसे 700 सिखाएगा। लेकिन एक सेक्शन और है कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 143, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, ये तीनों हमें क्या सिखाते हैं? कंटेंट। एक रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए। क्या बात क्लियर? कारो भी एक कंसेप्ट है। कारो, कारो क्या है? कारो एक एक्स्ट्रा कंटेंट है। मैंने कारो कभी नहीं बताया क्लास में। कारो क्या है? एक एक्स्ट्रा कंटेंट है जो हमें रिपोर्ट में लिखना पड़ता है। रिपोर्ट किसके हिसाब से दी जाती है दोस्तों? अगर कोई स्टैंडर्ड कहता है कोई बात कम्युनिकेट करो, तो क्या हमें कम्युनिकेट करनी पड़ेगी? जैसे 265 कहता है बताओ अगर कंपनी में कोई कमी है तो ये बात किसको बताओ, तो क्या हमें बताना पड़ेगा? यस और नो? बिल्कुल बताना पड़ेगा। पेज 1 ओवर, पेज 2 इसमें भी कुछ नहीं बचा, पेज 3 कुछ नहीं बचा, पेज 4 में एक पप्पू सा टॉपिक है, देखना जरा। क्या एक ऑडिटर को बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए? किताब कहती है 7 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूं सिर्फ 2 सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सॉरी 8, किताब के हिसाब से 8 सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये रहे 8 सब्जेक्ट्स, मेरे हिसाब से सिर्फ 2 सब्जेक्ट, बाकी बकवास है। पहला सब्जेक्ट देखना जरा मैंने कौन सा लिखा। क्या ऑडिटर को अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए? कितनी नॉलेज? मैंने क्या लिखा साइड में? थोड़ी बहुत या वेरी स्ट्रांग? क्योंकि ऑडिट किस चीज का होता है? अकाउंट्स का। अगर मुझे अकाउंट्स ही नहीं आते होंगे, मुझे एएस ही नहीं पता, जब मुझे पता ही नहीं कि एएस क्या है। ऑडिट की पहली लाइन क्या होती है? जैसा होना चाहिए। पहले तुझे ये तो पता हो कि कैसा होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आई? मैं बोलता हूं एएस 10 सेटिस्फाई हुआ, सर एएस 10 क्या होता है पता ही नहीं। अबे पता ही नहीं तो चेक क्या करेगा? तो अकाउंट्स की तो बहुत थोड़ी सी नॉलेज या बहुत अच्छी नॉलेज? बहुत अच्छी नॉलेज। क्या बात क्लियर है? उसके बाद लॉ, क्या लॉ की भी नॉलेज चाहिए? मैंने लिखा हाँ, लॉ की भी आपको बहुत स्ट्रांग नॉलेज चाहिए। क्यों सर? पर्टिकुलरली कौन से लॉ की? कंपनी लॉ। कोई बच्चा बताएगा? हम ऑडिट करते अभी ऊपर मैंने पढ़ाया था, क्या ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट लॉ बताएगा? सेक्शन 143 कंपनी लॉ के हिसाब से चलती है, तो हमें लॉ तो आना चाहिए, नहीं तो हम ऑडिट किस चीज का करेंगे। क्या बात क्लियर? हाँ, हमें थोड़ी बहुत नॉलेज किसकी भी होनी चाहिए? बिजनेस लॉ की वेरी स्मॉल नॉलेज, समझते? वेरी स्मॉल। अरे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये चीजें बेसिक्स पता होने चाहिए, बेसिक्स। बस इन 2 चीजों की बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, बाकी बकवास है। बाकी चीजों की तो जो 11वीं 12वीं सीए की लाइफ में छोटी मोटी नॉलेज मिल गई बहुत है। 3rd नंबर पे किसकी नॉलेज बताओ? ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज। मतलब ये कहना, किताब कहना चाह रही है हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए? ह्यूमन बिहेवियर। बंदा, व्हाट इज ह्यूमन बिहेवियर? हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव इन वेरियस सिचुएशन। एक इंसान कैसे सोचता है, कैसे काम करता है। मतलब किताब कह रही है हम साइकेट्रिस्ट होने चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे? किताब हमें ऑडिटर को क्या समझ रही है? हमें पता होना चाहिए कि एक बंदा कैसे फील करता है, एक बंदा कैसे काम करता है। हमें ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज होनी चाहिए। मेरी तरफ देखना, मैं तुम्हें साइकेट्रिस्ट बनने को नहीं कह रहा, ना मैं तुम्हें साइकेट्रिस्ट की ट्रेनिंग लेने को कह रहा हूं। उतनी नॉलेज जितनी तुम्हें अभी है। क्या तुम्हें एक दूसरे से बात करना आता है? बस यही ह्यूमन बिहेवियर है, कोई इसमें टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। क्या बात क्लियर है? पॉइंट नंबर 4, हमें किसकी नॉलेज चाहिए? स्टैट्स की नॉलेज चाहिए। एक्चुअली स्टैट्स में सैंपलिंग वर्ड सुना है कभी? सैंपलिंग, हमें वो बेसिक सैंपलिंग आनी चाहिए। रैंडम सैंपलिंग वर्ड बोलते थे हम वहां पे। स्टैट्स की वेरी टेक्निकल नॉलेज या बिल्कुल बेसिक नॉलेज? बिल्कुल बेसिक नॉलेज। उसके बाद इकोनॉमिक्स की नॉलेज। इकोनॉमिक्स की भी मैं बोलूंगा सिर्फ उतनी नॉलेज जितनी फाउंडेशन में ली। बेसिक्स, 11th 12th बेसिक्स। देखो मैंने लिखा इकोनॉमिक्स में तुम्हें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में 4 चीजें आती हैं। पहली चीज, जीडीपी क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। ये चीजें 11th से पढ़ते आ रहे हैं। इतनी नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नहीं चाहिए।
अगला वर्ड एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, एफएम अब पढ़ोगे तुम लोग, अब आने वाले टाइम में आपको एफएम की नॉलेज होनी चाहिए, आपको फाइनेंशियल कंसेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की नॉलेज होनी चाहिए। 7th नंबर पे ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मैंने टिक मारा हुआ है, कौन सा? व्हाट इज ईडीपी? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। साइबर ऑडिट, इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट। क्या आज के जमाने में क्लाइंट सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, कंप्यूटर्स वगैरह चल रही है, तो क्या ऑडिटर को भी कंप्यूटर्स की, सॉफ्टवेयर्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए या बहुत अच्छी? क्या मैं आज बोल सकता हूं जितनी नॉलेज अकाउंट्स की चाहिए उतनी ही नॉलेज कंप्यूटर्स और उसके सॉफ्टवेयर्स की चाहिए? और इंस्टीट्यूट इस पे काम ही नहीं कर रहा। इंस्टीट्यूट कहता है ये सीसा डीसा पढ़ाएंगे बच्चों को बाद में। मेरा नेक्स्ट सवाल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बिजनेस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कॉस्टिंग की, मार्केटिंग की, स्पेशल नॉलेज या बिल्कुल बेसिक नॉलेज? बेसिक नॉलेज चाहिए इन सारे सब्जेक्ट्स की। क्या बात क्लियर? आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, बस अकाउंट्स की नॉलेज चाहिए। चलो डे 3 पे आ जाओ। डे 3 पे सब बच्चे बताएंगे, डे 3 पे हम लोगों ने कितने कंसेप्ट किए थे, कोई बताएगा? 3 किए थे, है ना? मैं पहला कंसेप्ट कौन सा उठा रहा हूं बेटा, जरा बताना। टीसी। सर आज कौन से नंबर क्लास है? 4th। सर बुक कब पढ़ाओगे? बुक से कब पढ़ाओगे? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही मैं अभी बुक नहीं उठा रहा? हाँ, अभी मेरा मन नहीं है बुक उठाने का। जब कहोगे उठा लेंगे, आज कहोगे तो आज उठा लेंगे, नहीं तो आज वैसे नहीं मन कर रहा। आज थोड़ा बच्चों का मूड चेंज डिफरेंट है ना, आज सब मजा नहीं आ रहा। क्या कह रहे? आज क्लास में पढ़ाना तो शुरू ही नहीं किया मैंने अभी तक। पढ़ाऊं फिर अभी? ओए, TCWG, व्हाट इज TCWG? दोस्त चार्ज विद। ये वो लोग होते हैं जिनकी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन डिसाइड करती हैं। एंटिटी क्या करेगी और क्या नहीं करेगी कौन डिसाइड करता है? बस पहला काम। दूसरा काम, अकाउंटेबिलिटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कंपनी को से कुछ गलती होगी तो पनिशमेंट किसको मिलेगी? TCWG को। अकाउंटेबल ये है। तीसरा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस भी इनका काम है, मतलब अकाउंट्स बनाने का काम किसका है? TCWG का। अगला नंबर पे कौन आता है बताओ? पर्सन विद एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो डिसीजन लेते हैं। स्ट्रैटेजी TCWG डिसाइड करेगा, लेकिन एक्चुअल में उसे इंप्लीमेंट कौन करेगी? बताओ, अकाउंट्स बनाना किसका काम है? TCWG का या मैनेजमेंट का या इन दोनों का? इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंट्स बनाना। FR बनवाना, FR मतलब अकाउंट्स बनवाना, इन दोनों की काम है। कैन दे बी सेम? जवाब चाहिए। क्या एक ही एंटिटी में 2 बंदे, 2 की जगह 1 हो सकता है? आवाज नहीं आई? अब वैभव सर ही स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और वही उस स्ट्रैटेजी को यहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कितने बैच होने चाहिए वैभव सर ही डिसाइड करते हैं, है ना? उसके बाद उन बैचेस में आके खुद ही पढ़ा रहे हैं आके। तो मेरा डाउट, वो TCWG भी है और मैनेजमेंट भी है। क्या बात क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट टू, व्हाट इज प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट? ऑडिट शुरू होने से पहले की कंडीशंस। अभी फाउंडेशन का नया बैच शुरू हुआ। अभी जैसे तुम्हारा बैच हुआ था याद है, शुरू में मैंने कंपनी लॉ पढ़ाया था, उनकी अभी कोई क्लास नहीं हो रही। सिर्फ किसकी क्लास हो रही है? लॉ की, कंपनी लॉ की। एक बच्ची मुझे कहती है क्लास के बाद, सर आप ऐसे चीख चीख के पढ़ाते हो। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आप कहो तो मैं आराम आराम से पढ़ाऊं। मैंने कहा बेटा 1 हफ्ता रुक जाओ, अभी वैभव सर और इको वाली मैम की क्लास शुरू होगी, आपको जितना आराम से पढ़ना है आराम से। मैंने कहा इको वाली मैम तो मुंह में मिश्री रख के पढ़ाती है। सही बात बोल रहा हूं मैं, मतलब लगता है ऐसा। वो तो बोलती इतना प्यार से, बंदा कहेगा यार इतना प्यार, मतलब मैं कई बार सोचता हूं, मैं पूछूंगा मैम आपके मुंह में मिश्री होती है जब आप बोलते हो? वैभव सर तो वैभव सर वैसे ही है। मतलब मैंने कभी इनको चीखते देखा ही नहीं, चिल्लाते देखा ही नहीं। कितने सॉफ्ट स्पोकन पीपल्स एंड पीपल लाइक मी। हाँ, मेरा डाउट कोई तरीका है यार? नहीं, आप कहो तो मैं भी सैम टू सैम मैं उनकी अप्रोच फॉलो करूं। नहीं, मैं सोच रहा हूं मैं अभी वो फाउंडेशन की क्लास चल रही है, जो पुराना बैच चल रहा है, उसमें पहले अकाउंट्स की क्लास होती है, फिर इको की होती है, लास्ट में मेरी होती है। मैं जब क्लास में जाता हूं बच्चों की शक्लें देखने वाली होती है, मतलब
आधे तो नींद में ही होते हैं, कहते सर सुबह से पढ़ रहे हैं। फाउंडेशन वालों को आदत नहीं होती ना एक एक दिन में 3 पेपर पढ़ने की। नहीं, मैं सोच रहा हूं कि बाकी सब लोग ऐसे पढ़ाते तो मुझे भी अकाउंट्स और इको वाली मैम, हाँ करूं थोड़ा सा उनकी तरह ट्राई। चलो करते हैं, आओ। देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। आप सिर्फ देखेंगे बोर्ड पे, कोई बात नहीं, नोट्स नहीं बनाएगा कोई बच्चा, पहले समझेगा, ठीक है। अब देखो प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से सुनो। इसका एक और नाम होता है प्रेमाइस। देखो हमें ना 3 चीजें चेक करनी है, अगर वो 3 चीजें हैं तो ऑडिट लेंगे, नहीं तो ऑडिट बिल्कुल मत लेना, ठीक है। पहली चीज वेदर PPFS। देखो बेटा आराम से उसका फुल फॉर्म सुनो। PPFS प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, वेदर PPFS इज एज पर FRF। FRF का मतलब होता है बेटा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सीधी भाषा में इसका मतलब है क्या कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे ही बनाई। अब यहां मेरी टोन ऊंची हो गई यार, मैं नहीं पढ़ा सकता वैसे। हाँ मेरा सवाल, वेदर PPFS इज एज पर एप्लीकेबल FRF। हिंदी बोलो इसकी, क्या कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसे ही बनाई जैसे फ्रेमवर्क बोलते हैं, जैसे लॉ बोलते हैं, जैसे AS। मैं मैनेजमेंट से पूछ रहा हूं, मेरा डाउट, आप खड़े हो जाओ एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ, हाँ जी आ जाओ, नींद तो नहीं आ रही। हाँ मेरा डाउट, आपसे कुछ कल आए थे आप? नहीं, कल नहीं आए थे, फिर आके बैठो अभी वहां पे। फिर आप इधर आओ, हमने लास्ट क्लास में जो आया था आप तो आए थे। हाँ मेरा डाउट, मान लो मैं ऑडिटर हूं, ये मेरी मैनेजमेंट है, ये कंपनी की कौन है? मैनेजमेंट। अब मैं इससे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। पहला, क्या तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसे ही बनाई जैसे शेड्यूल 3 और AS बोलते हैं जी? सेकंड, क्या तुमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया है क्योंकि उसी की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होंगी? बनाया है, ठीक है। क्या तुम मुझे लिख के दोगे? 3 चीजें लिखवाना है, हंसना नहीं है, लिखवाना है। क्या मुझे लिख के दोगे? पॉइंट A कि तुम मुझे सारी इंफॉर्मेशन दोगे, बोलो लिखो कि तुम मुझे सारी इंफॉर्मेशन दोगे, लिखो 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 कि तुम मुझे सारी इंफॉर्मेशन दोगे। अबे लिख देना मेरा डाउट, लिख दिया। सेकंड, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांगू मुझे वो भी दोगे, लिखो कि हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देंगे। ये तो अभी लिखने में कतरा रहा है, कल को पता नहीं देगा या भाई तो जा, मैंने तेरा ऑडिट नहीं, इनसे लिखवाना है। क्या मेरी बात क्लियर? लिख के दो कि तुम मुझे सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दोगे। तीसरी चीज क्या लिखवानी है? अगर मैं किसी के यहां एक्सेस करना चाहूं, किसी से बात करना चाहूं, किसी जगह पे जाना चाहूं, तो तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम? लिख के दो और अपने साइन करो। तुम कौन हो? मैनेजमेंट माने तुम डायरेक्टर हो? तुम TCWG हो या डायरेक्टर हो? कुछ भी हो सकता है मैनेजमेंट में, ये TCWG भी हो सकता है, और एक मिनट, ये TCWG भी हो सकता है और ये मैनेजमेंट भी हो सकता है। आप TCWG मैनेजमेंट अपना रोल लिखो, यहाँ पे साइन करो। ये मैं संभाल के रख रहा हूं, अब ध्यान रखना। चलिए मैं आपका ऑडिट कर दूंगा, जाओ मैं आपका ऑडिट। आपने देखो ये लोग इनिशियली तुम्हें बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, आपने इन पे विश्वास, आपने इनसे ये बातें लिखवानी है। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट 3 बातें। पॉइंट A कि तुम मुझे सारी इंफॉर्मेशन दोगे। पॉइंट B, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे वो भी दोगे। C, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्संस फ्रॉम होम एविडेंस कैन बी। मुझे जिससे बात करनी हो तुम्हें प्रॉब्लम उसमें नहीं। ऑडिट एविडेंस क्या होता है मैंने अभी नहीं पढ़ाया। हाँ, मुझे जिससे बात करनी हो तुम्हें उससे प्रॉब्लम नहीं है, लिख के दो, मैं तुम्हारा ऑडिट कर दूंगा। ये कंसेप्ट हो गया था लास्ट क्लास में। हाँ, कंसेप्ट नंबर 2 हो गया था। कंसेप्ट नंबर 3, व्हाट इज ICS? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये मैंने करा दिया था पूरा, आवाज नहीं आई? व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? इट इज अ प्रोसेस। जैसे DIM की फुल फॉर्म, इसे डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन कौन करता है? TCWG करती है, मैनेजमेंट करती है और बाकी लोग करते हैं, ताकि क्या मिल सके? रीजनेबल अश्योरेंस 4 चीजों पे। एक प्रोसेस है जो मैनेजमेंट बनाती है ताकि रीजनेबल अश्योरेंस मिल सके 4 चीजों पे। पहली चीज, ताकि ऑपरेशंस, क्या मतलब होता है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव? ऑपरेशन ठीक से होते रहे।
सेकंड काम अकाउंट्स क्या बने, तीसरा काम लॉस क्या होते रहे, कंप्लाई, और चौथा काम एसेट्स की क्या हो, सेफगार्डिंग। हमें ये चारों काम करने हैं। इंटरनल कंट्रोल कौन बनाएगा, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट। क्यों बनाएंगी, ताकि ये चार चीजें हो सके, ऑपरेशंस ठीक से हो, अकाउंट्स रिलायबल हो, कंप्लायंस विद लॉ हो, और चौथा एसेट्स की क्या हो, सेफगार्डिंग। सब बच्चे बोर्ड पे देखो, मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाया था तुम्हें, है ना। ये देखो, ये ऑपरेशंस का एग्जांपल है। क्या परचेज हमारा ऑपरेशन है, परचेज हमारा क्या है, ऑपरेशन। जो पॉइंट नंबर ए था, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, ये उसका एग्जांपल। अगर आप परचेज ऐसे करोगे तो आपकी परचेज सही मानी जाएगी। आपकी परचेज में गलती होने के चांसेस ज्यादा है या कम है। याद है, पहले एक बंदा परचेज की रिक्वेस्ट करेगा, फिर ऑर्डर दिया जाएगा, आवाज नहीं आई, फिर सामान आएगा, मैच चेक किया जाएगा, फिर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वाले आएंगे, वो वेरीफाई, तीन चीजें करेंगे। याद है, 3 वे टेस्टिंग लिखी है। वो परचेज ऑर्डर को चेक करेंगे इनवॉइस के साथ और गुड्स रिसीव नोट के साथ, याद है। उसके बाद वो लोग जब वेरीफाई कर लेंगे तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बताएंगे, फिर अकाउंट्स वाले उसकी पेमेंट करेंगे। याद आया कुछ ऐसा। ये किसका इंटरनल कंट्रोल था बेटा, बताओ। अब मुझे याद करके बताओगे कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल, सर किसी चीज में अगर कोई रिस्क हो तो उस रिस्क को बोलते हैं कंट्रोल। मैंने मेट्रो का एग्जांपल दिया था, मैंने बर्गर किंग का एग्जांपल दिया था। हर किसी को कंट्रोल्स चाहिए, हर बिजनेस में रिस्क होते हैं और उस रिस्क को रोकने के लिए हम कंट्रोल्स लाते हैं। वैभव सर को भी तो रिस्क है, कुर्सियां चोरी हो गई यहां से, तो बताओ क्या करें। कंट्रोल बताओ, कैमरा लगा रखा है उन्होंने, यस और नो। कैमरा लगा रखा है ताकि कंफर्म हो जाए। मेरा इंस्टीट्यूट था, मेरे पास, मेरा इससे बड़ा था, ये छोटा जगह है, जितना बड़ा वो वाला है ना, वो वाला क्लासरूम है, मेरा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट था प्रीत विहार में। तो मेरे पास 550 कुर्सी थी। ये वाली तो बड़ी अच्छी कुर्सी है हमारी, तो प्लास्टिक की कुर्सी नहीं होती पतली सी, वो वाली कुर्सियाँ थी 500, 550 थी। अब उस हॉल में लगती थी 500 कुर्सी, लेकिन मैंने 50 कुर्सी एक्स्ट्रा रखी हुई थी। अब एम्प्लॉइज ने क्या देखा, 1 2 6 महीने कि क्लास में कुर्सियां तो कितनी यूज होती हैं, 500। तो मेरा डाउट, वो जो 50 कुर्सियां होती, जब बैच खत्म हुए मैं घर चला जाता था, कैमरा कुमरा लगे नहीं थे, 50 कुर्सियां वहां से उन्होंने बेच दी। मेरा डाउट, एम्प्लॉइज ने 50 कुर्सियां बेच दी, ठीक है। उसमें से फिर जो 500 कुर्सी थी उसमें से 15-20 कुर्सियां टूट गई। अब मुझे नहीं पता टूट गई, मैं तो ये सोच रहा था चल टूट भी गई तो मेरे पास एक्स्ट्रा कुर्सी। वो अगला बैच जब बना उसमें 500 एडमिशन हुए, बच्चे आए, मैंने क्या देखा 50 एक बच्चे पीछे खड़े हैं, कुर्सियां ही नहीं है। अब उसके यार बच्चे तो 500 एडमिशन लिया है, कुर्सियां कहां गई, कुर्सियां तो बिक गई। अब ये कंफर्म कैसे हुआ कुर्सियां बिकी, कुर्सियां वहां नहीं है। कुर्सियां नहीं है तो या तो चोरी हुई है या बेची गई है, दो ही ऑप्शन है। हाँ, अब मेरी ना प्लास्टिक की कुर्सियां होती थी, बच्चे क्या करते थे, अब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें गंदी आदत पड़ जाएगी। बच्चे क्या करते थे, कुर्सियों के पीछे ना लिख देते थे, मेरी कुर्सियों के पीछे लिखा होता था लॉ मेकर्स। क्यों, जब मैं डायलॉग मारता था ना, वो मेरी कुर्सियों के पीछे बच्चों ने पेंसिल से ड्राइंग कर रखी होती थी। तो मैंने क्या पता किया, मैंने मार्केट में पता कराया, लक्ष्मी नगर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, एक छोटा इंस्टीट्यूट था जिसके पास वही कुर्सियां पड़ी हुई थी। तो वहां छोटे इंस्टीट्यूट तक कुर्सियां उड़ के गई हैं या किसी ने बेची है मेरे स्टाफ ने। तो ये रिस्क था, यस और नो। गलत काम हो गया, अब बताओ मैं क्या करूं। उस स्टाफ को मैंने निकाल दिया, लेकिन क्या मुझे कंट्रोल लगाना पड़ेगा। मैंने फिर वहां कैमरास लगाए, सिक्योरिटी गार्ड रखा, ताकि अगली बार ये गलती ना हो। यस और नो। एग्जाम्पल 2, मैं आपसे पूछता हूं, वैभव सर का सारा जितना भी कैश है, सब बच्चे बताओ, जितनी भी पेमेंट आ रही है, देखो वैभव सर कितने स्मार्ट है, जितनी भी पेमेंट आ रही है, ज्यादा पेमेंट क्या वो ऑनलाइन फॉर्म में ले रहे हैं, आवाज नहीं आई, तो ऑनलाइन में तो सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाएगी, गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है। अच्छा, कैश पेमेंट कौन लेता है, एक तो इन्होंने ऑफिस में निवेश सर को बैठा रखा है, वहां पे वो लेते हैं, तो पेमेंट इनके घर पे सीधा निवेश सर ले रहे हैं, वो इनके छोटे भाई हैं, गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन एक ऑप्शन और है, कुछ बच्चे यहां पे पेमेंट दे सकते हैं, मुझे नहीं पता, आप बताओ। यहां पे मैडम बैठी है, उनको पेमेंट दे सकती हैं। अगर वैभव सर, मैम के पास 2 लाख रुपए की कलेक्शन आई, वैभव सर ने मैम से आज नहीं ली और 2-4 दिन तक नहीं ली, तो बताओ क्या होगा। क्या मैम उसमें से कुछ पैसे यूज कर सकती है, खा सकती है। आवाज नहीं आई। मैम की सैलरी 20,000 है, मैम के पास कलेक्शन 2 लाख आई, मैम कहती चलो कल से आऊंगी नहीं काम पे, 10 महीने की सैलरी तो आ गई एडवांस में, कहीं और ढूंढ लेती हूँ सैलरी।
बताओ ये रिस्क है, इसको कैसे कंट्रोल करें बताओ। क्या जो भी कलेक्शन आ रही है कि वैभव सर को रोज यहां से ले लेनी चाहिए? यस और नो? आवाज नहीं आई। ये अगर वैभव सर रोज की कलेक्शन ले लेंगे तो ये इस एग्जाम्पल बन जाएगा इंटरनल कंट्रोल का। ये यहां पे फीस को लेके वैभव सर ने क्या बना दिया? इंटरनल कंट्रोल। मेरा डाउट, बच्चे इंटरनल कंट्रोल लगाने पड़ते, नहीं तो बिजनेस में गलत काम हो सकते हैं, रिस्क हो सकता है, हमें उस रिस्क को कम करना है। मेरा डाउट, ये एक एग्जाम्पल था रिस्क कम करने का परचेज में। मेरा डाउट आप लोगों से, आप मुझे बस इतना बता दो कि कौन इंटरनल कंट्रोल लगाता है? आपने ये जवाब दिया मैनेजमेंट और, अच्छा मुझे जवाब चाहिए आपसे, ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है इंटरनल कंट्रोल को लेके? मैं 3 ऑप्शन देता हूं। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा, ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिपोर्ट करेगा, या उसे इंटरनल कंट्रोल से कोई मतलब नहीं है, नॉट रिलेवेंट। बताओ बेटा, 3 ऑप्शन दिए मैंने आपको। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? इंटरनल कंट्रोल को चेक करना। वैभव सर के यहां पे फीस की जो सिस्टम है, मैंने वैभव सर से पूछा सर जो कैश पेमेंट आती है वो कहां जाती है? वैभव सर बोले सर मैम लेती है और मैम रोज शाम को मेरे को पेमेंट दे देती है। मैंने सिस्टम पूछा उनसे, मैंने खुद भी सिस्टम को चेक किया, मैंने देखा आज मैम के पास 2 लाख रुपए आए, वैभव सर ने नहीं लिए, वैभव सर उससे कलेक्ट करने ही नहीं आए। मैंने कहा इनका सिस्टम तो है बट ये सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, मुझे सिस्टम चेक करना चाहिए। यस और नो? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, क्या उस पर रिपोर्ट भी करनी चाहिए? अब आप बताओ, अगर वैभव सर की मैडम को फीस मिल गई और उन्होंने फीस चोरी कर ली, तो क्या जो मनी है इस एग्जाम्पल में, क्या मैं बोल सकता हूं मिस अप्रोप्रिएशन हो गए, पैसे की चोरी हो गई? क्या बुक्स के अंदर से कैश शॉर्ट हो जाएगा? आवाज नहीं आई। तो ये तो चोरी हो जाएगी। क्या ये गलत है? क्या मेरे काम से रिलेवेंट है? फीस बुक्स का पार्ट बनती है, यस और नो? और अगर फीस में चोरी हो गई तो क्या उसका इफेक्ट मेरी बुक्स पे आएगा? तो क्या मेरे लिए कंट्रोल रिलेवेंट या नॉट रिलेवेंट? क्या मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि कंट्रोल जो वैभव सर ने बनाया वो सही भी है या नहीं? पॉइंट बी, क्या मुझे रिपोर्ट भी करना है? अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं लिख दूं वैभव सर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है, अगर मुझे बेकार लग रहा है तो मैं लिख के दूं वैभव सर आपका इंटरनल कंट्रोल बकवास है। आवाज नहीं आई। नहीं, रिपोर्ट नहीं करना, इंटरनल कंट्रोल को सिर्फ चेक करना है, उस पर रिपोर्ट। किसी को ऑब्जेक्टिव याद हो तो बताओ, ऑब्जेक्टिव किस चीज पे रिपोर्ट करना होता है? आवाज नहीं आई। रिपोर्ट किस चीज पे करना होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। किस पे रिपोर्ट नहीं करना होता? इंटरनल कंट्रोल पे। इंटरनल कंट्रोल को सिर्फ क्या करना है बेटा? चेक करना है, रिपोर्ट नहीं करना। हां, अब एक एक्सेप्शन है, अगर कोई लॉ, जैसे हमारे ऊपर कंपनी लॉ लगता है, अगर कंपनी लॉ कह दे कि रिपोर्ट करो तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल अच्छा है या बेकार है? अगर कंपनी लॉ कहे कि इस पर रिपोर्ट करो तो ऑडिटर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, वैसे रिपोर्ट नहीं किया जाता। हमारे कंपनी लॉ में सेक्शन 143 में लिखा है ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है, तो मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर? बट अगर लॉ नहीं कहता तो मुझे रिपोर्ट करने की कोई जरूरत है। अब तीसरे पॉइंट पे आओ, क्या इंटरनल कंट्रोल मेरे लिए नॉट रिलेवेंट भी हो सकता है? हां, कुछ ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं जिनका मेरे से कोई मतलब नहीं है। आराम से सुनना। वैभव सर ने एक कंट्रोल लगाया कि जो भी इंप्लॉई आएगा यूनिफॉर्म पहन के आएगा, जो भी इंप्लॉई आएगा वो यूनिफॉर्म पहन के आएगा। ये भी वैभव सर का कंट्रोल है। इससे कोई फालतू बंदा कंपनी के अंदर नहीं घुस सकता, सिर्फ यूनिफॉर्म वाले लोग ही घुसेंगे कंपनी के अंदर। ये यूनिफॉर्म वैभव सर का एक कंट्रोल है कि शाम को 7 बजे ऑफिस बंद हो जाना चाहिए, सुबह 6 बजे खुल जाना चाहिए और रोज झाड़ू पोछा होना चाहिए। क्या ये कंट्रोल्स मेरे लिए रेलेवेंट है, या मेरे लिए केवल वो कंट्रोल्स रेलेवेंट है जो अकाउंट से रिलेटेड है, जो फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड है, मेरे लिए वही रिलेवेंट है, बाकी कंट्रोल मेरे लिए रिलेवेंट नहीं? क्या मैं बोल सकता हूं सारे कंट्रोल मेरे लिए रिलेवेंट नहीं होते? मैंने आपको 3 बातें बोली। क्या आईसीएस चेक करना हमारी ड्यूटी है? यस। क्या रिपोर्ट करना भी ड्यूटी है? नहीं। अगर कमन फास्ट लॉ बोलेगा तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली बताओ, लॉ बोलता है या नहीं बोलता? बोलता है तो करना पड़ेगा। थर्ड, क्या कुछ आईसीएस ऐसे भी है जो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है? ऐसे आईसीएस, मैंने जो एग्जांपल दिया आपने सुने मेरे, वो एग्जांपल जो भी मैंने 2 मिनट पहले दिए, कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, ड्रेस पे पहन के आना है, झाड़ू पोछा होगा, ऐसे आईसीएस को बोलते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल्स। कौन से कंट्रोल्स? मुझे ऑपरेशनल कंट्रोल्स चेक नहीं करने, मुझे केवल फाइनेंशियल कंट्रोल्स चेक करने।
देखो मैं 2 वर्ड्स बोल रहा हूं, जरा सोचो मैंने क्या बोला। ऑपरेशनल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल। जो ऑपरेशन से रिलेटेड है वो ऑपरेशनल कंट्रोल, और जो अकाउंट से रिलेटेड है वो मुझे कौन से चेक करने हैं, मेरे लिए कौन से रिलेवेंट नहीं है, ऑपरेशनल। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? चलो ये बात भी क्लियर है। वो तो बात समझ आ गया, इसमें कुछ बचा तो नहीं है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। आप मेरे साथ अब 4th कंसेप्ट पे मूव करेंगे। क्या कंसेप्ट आया भाइयों? सैंपलिंग। क्या कंसेप्ट है? सैंपलिंग। आ जाओ, सैंपलिंग क्या होता है? पहले सीधी भाषा या पहले आप जैसे कहोगे मैं वैसे समझाऊंगा। पहले शालीमार बाग, ठीक है। अच्छा, मैं एक रेस्टोरेंट में गया खाना खाने, ठीक है, एक रेस्टोरेंट में गया खाना खाने। वो बिल्कुल नया रेस्टोरेंट था, मतलब मैं उसमें पहली बार गया था। बीवी कहती है यार 5-6 चीजें मंगा लो। हम पंजाबी लोग हैं, हम 1-2 चीजें नहीं मंगाते, मंगाएंगे तो टेबल तो भरना है हमने पहले, ठीक है, चाहे खाएं या ना खाएं टेबल भरना होता है। बीवी कहती है यार मंगाओ खाना। मैंने कहा यार पहला नया नया आए हैं, हम पहली बार इस रेस्टोरेंट में आए, पता नहीं खाना। एक काम करते हैं, एक डिश मंगाते हैं पहले हम हर रेस्टोरेंट में, जब भी किसी रेस्टोरेंट में पहली बार जाते हैं वहां पे हमेशा एक डिश मंगाते हैं। मैंने एक डिश मंगाई। मान लो मैंने बोला जा एक काम कर, अबे स्नैक्स लाओ ना, पहले रोटी सब्जी मंगा के बैठ जाओगे बे, पहले स्नैक्स मंगाओ ना। एक चिली पोटैटो ले आ जा, या एक पनीर टिक्का ले आ, चलो चिली पोटैटो ले आ। अब चिली पोटैटो खाए हमने, अच्छे नहीं लगे। चिली पोटैटो ही खाए, अच्छे नहीं लगे। सब बच्चे बताओ और ऑर्डर देंगे या नहीं देंगे? क्यों? मुझे रीजन चाहिए। माइक दियो बेटा। मैं इसको कंसेप्ट से रिलेट करूंगा, ध्यान से सोचना। मैंने चिली पोटैटो खाए, मुझे अच्छे नहीं लगे, मैं और नहीं ऑर्डर दूंगा, बस उसकी पेमेंट करके मैं निकल जाऊंगा। हाँ बच्चे, चलो व्हाइट शर्ट वाले को देना। बेटा क्या क्यों, क्या प्रॉब्लम है? और क्यों नहीं खाएगा वहां पे? सर अगर एक डिश मंगवाए, वो अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे ना कि हम अगर बाकी और कुछ मंगवाएंगे तो हो सकता है वो भी अच्छी ना हो। क्या बात बोली इसने। एक चीज अच्छी नहीं थी तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा ना कि बाकी अच्छी नहीं होगा। यही ऑडिट में होता है। ऑडिटर ऑडिट करता है किसके बेसिस पे? सैंपलिंग। सैंपलिंग का मतलब सारी डिशें खाना या कोई 1-2 डिश खाना। अगर 1-2 डिश खा के खराब लगी तो हमने बोल दिया कि सारा ही खराब होगा। खाई सारी डिशेज या खाई 1 या 2 डिश? 1 या 2 डिश खाई। अगर वो 2 डिश अच्छी लगी खा के तो हम बोल देंगे ये रेस्टोरेंट बहुत बहुत अच्छा है। क्या सारे डिशेस खा के बोला बहुत अच्छा है या 2 डिश खा के? इसको बोलते हैं सैंपलिंग। थोड़ा सा खाया और रिपोर्ट अच्छी पूरे पे कर दी। थोड़ा सा खाया बेकार लगा, 2 डिशें खाई बेकार लगी तो नेगेटिव रिपोर्ट दी, रेस्टोरेंट बेकार है। इसे बोलते हैं सैंपलिंग। ऑडिटर भी ऐसे ही करते हैं। ऑडिटर के बस टाइम की कमी है, ध्यान से सुनना, टाइम की। ऑडिटर सारी चीजें चेक, सपोज करो ऑडिटर ने सेल्स को चेक करना है, सपोज करो ऑडिटर को सेल्स को चेक करना है। उसने सेल्स 100 आइटम्स हैं, सेल्स के 100 आइटम्स, उसने 100 में से सिर्फ 2 सेल्स चेक करी, दोनों सही थी, तो उसने क्या बोला? अगर 2 सही हैं तो बाकी भी सही होगी। इसे बोलते हैं सैंपलिंग। क्या बोला मैंने? अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर। आप ऑडिट प्रोसीजर की तरह अभी यहां पे ऐसा बोलो, चेकिंग। अभी मैंने क्या वर्ड यूज किया सिंपल भाषा में? हम चेक करते हैं पूरे पॉपुलेशन को या लेस देन 100% पॉपुलेशन। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, यस और नो? चेकिंग इंटायर डेटा या चेकिंग सम डेटा? चेकिंग सम डेटा एंड रिपोर्टिंग ऑन इंटायर डेटा। वर्ड समझ रहा? इंटायर डेटा और सम डेटा। बताओ जी, डिफरेंस समझो। चेक सारे को करेंगे या थोड़े से को करेंगे? और जब रिपोर्ट देने की बारी आएगी तो यार इसके चिली पोटैटो अच्छे नहीं है, ये रेस्टोरेंट बेकार है। कमन फास्ट, ये रेस्टोरेंट सिर्फ 1 डिश खा के बोला रेस्टोरेंट बेकार है। यानी मैंने क्या लिखा? चेकिंग सम डेटा एंड रिपोर्टिंग ऑन इंटायर। 1 डिश खा के तुमने पूरे रेस्टोरेंट को बेकार बोल दिया। मैं तो ऐसे ही करता हूं, आप बताओ। मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाता हूं, अगर मेरे को 1 या 2 डिश खा के अच्छी नहीं लगी, मैं पेमेंट करके निकल जाता हूं वहां से, मैं और नहीं खाता। मैं वो एक अभी यहाँ पे है अपना
कॉपर, कॉपर से नाम था उसका, रजौरी गार्डन में उस मॉल में, TDI में था कॉपर, विशाल में है ना, तो कॉपर कुछ है उसका नाम, तो कॉपर चिमनी, हाँ। तो वो क्या, मेरी वाइफ कहती है यार नया बना, चलो चलते हैं। मैं गया, उसने कहा सर हमारा सब कुछ बहुत डिफरेंट है। और मैं कहा डिफरेंट है तो ला, 1-2 आइटम मंगवाए, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बकवास। मैं कहा भाई बिल ले आ। वो मैंने मेन कोर्स नहीं मंगाया था, स्नैक्स मंगाए थे। मैंने कहा बिल्कुल बकवास। कहते सर आप तो पंजाबी है। मैं कहा हाँ, तो कह रहा सर बटर चिकन खाओ। मैं कहा रहने दे। कहते डिफरेंट है। मैं कहा रहने दे, मैं तेरे स्नैक्स खा लिया, यही डिफरेंट थे बस। अब देखो ध्यान से समझो, मैंने चेक पूरा तो खा के देखा ही नहीं, उसके 2 खा के मैंने पूरे को नेगेटिव बोल दिया, यस और नो। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सैंपलिंग। ये जो लिखा है, जो मैंने काट दिया, ये साउथ दिल्ली था। अभी तुम पहले शालीमार बागी समझ लो, ठीक है। मेरा चेकिंग सम डेटा एंड रिपोर्टिंग ऑन एंटायर डेटा। आज के ऑडिटर प्रैक्टिकली पूरा डेटा चेक नहीं करते। आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ बर्गर किंग की या मैकडॉनल्ड्स की सेल कितनी है? आवाज नहीं आई। रोज की कितनी सेल है? क्या लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन है पूरे साल में, या करोड़ ऑफ ट्रांजैक्शन? करोड़ों ट्रांजैक्शन है। एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करना किसके लिए पॉसिबल है? आवाज नहीं आई। यानी ऑडिटर सारा चेक थोड़ा सा चेक करेंगे, यस और नो। इसी को बोलते हैं सैंपलिंग। लेकिन एक बात याद रखना, जब थोड़ा सा ही चेक करना है ना, तो सबको इक्वल चांस देना सिलेक्शन का। मैंने क्या बोला? ऑल सैंपल्स आर, ऑल सैंपल्स हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। मतलब समझे इस लाइन का? मैंने कंपनी को, पहले कंपनी से बोलूं या, हाँ, जैसे अभी स्नैक्स वाला एग्जांपल चल रहा था, मैंने एक स्नैक्स खा के बोला सारा रेस्टोरेंट बेकार है। ये मेरी गलती है। रेस्टोरेंट में स्नैक्स भी होते हैं और मेन कोर्स भी होता है। तो आपने जब स्नैक्स खा के बोल दिया सारा रेस्टोरेंट बना बेकार है, तो आपने मेन कोर्स को तो ट्राई, क्या आपको एक स्नैक्स लेना चाहिए था और एक मेन कोर्स लेना चाहिए था? क्या पता स्नैक्स खराब हो, मेन कोर्स अच्छा हो। सब सैंपल्स को बराबर चांस मिलना चाहिए। अगर रेस्टोरेंट के पास 2 तरह की डिशेज हैं, तो दोनों का एक एक सैंपल मंगवाओ, दोनों को खाओ, फिर डिसाइड करो कि अच्छा है या बेकार। मेरा डाउट, बोलो जी, क्या सैंपल्स का मतलब क्लियर है? आवाज नहीं आई। व्हाट इज सैंपलिंग? चेकिंग, व्हाट इज सैंपलिंग? चेकिंग सम डेटा बट रिपोर्टिंग ऑन एंटायर डेटा। आवाज नहीं आई। क्या बात क्लियर है? आपको ये बात समझ आ गया? ये लाइन समझ आया? ऑल सैंपल्स हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ये लो जी, अब आया कंसेप्ट 5। बेटा ये कंसेप्ट 5 अगर बैठ गया ना दिमाग में, तो ऑडिट खत्म। मैं अभी प्रूफ कर दूंगा, ऑडिट खत्म अगर ये कंसेप्ट 5 बैठ गया दिमाग में। सबसे पहला, ऑडिट का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले ऑडिटर को एंगेज किया जाता है। एंगेज माने अपॉइंट किया जाता है। फिर ऑडिटर आके क्या करता है? प्लानिंग। उसके बाद वो किन चीजों को चेक करता है? जो मटेरियल होती है। यहां तक तो समझ आता होगा। अभी 3 बातें। सबसे पहले ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, वो आता है अपनी क्या करता है, और प्लानिंग के बाद वो कौन सी चीजें चेक करता है? मटेरियल, ठीक है, मटेरियल चीजें चेक करता है। उसके बाद वो एक प्रोसीजर लगाता है जिसे बोलते हैं रैप। यो हनी सिंह, रैप, रिस्क असेसमेंट, ये प्रोसीजर लगाता है। इस प्रोसीजर में मैं हल्का सा टच करूंगा, टच। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कहता है, मेरा डाउट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या वर्ड है? मेरा डाउट, रिस्क असेसमेंट मतलब ऐसे प्रोसीजर जो लगा के हमें देखना है किन चीजों में रिस्क ज्यादा है और किन चीजों में रिस्क, मान लो क्या पता डेटर्स ओवरस्टेटेड है, अगर डेटर्स ओवरस्टेटेड है तो उनमें रिस्क ज्यादा है। क्रेडिटर बिल्कुल ठीक है तो उनमें रिस्क कम है। ये प्रोसीजर कहते हैं आपको देखना है किस एक चीज में रिस्क ज्यादा है और किस चीज में रिस्क कम है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? ये देखना कि कौन से आइटम में रिस्क ज्यादा है और कौन से आइटम में रिस्क कम है। अब मुझे अगला पॉइंट पे चलते हैं। अब मुझे पता लग गया कि डेटर में रिस्क ज्यादा है, डेटर में गड़बड़ के चांसेस, तो क्या मैं डेटर पे रिस्पॉन्स कम दिखाऊंगा या ज्यादा दिखाऊंगा? आवाज नहीं आई। डेटर पे रिस्पॉन्स ज्यादा दिखाऊंगा। 2 वर्ड्स पे फोकस करेंगे, 2 मिनट सिर्फ। पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर या पहले रिस्पॉन्स, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स। सपोज करो मेरा डाउट, मेरा सवाल, आप मेरी बात का जवाब देना। क्या नाम है तेरा? ध्रुव। देव 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 रोड पे जा रहा था गाड़ी में, इसकी गाड़ी को पीछे से आके किसी ने ठोक दिया। अब देव को बहुत गुस्सा आया, देव नीचे उतरा, उधर बस। हम दिल्ली वालों को ऐसा ही होता, उधर बे।
अब जिसने इसकी गाड़ी को ठोका था, इसने चौड़ में बोला उतर बैठ। देव 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 उसको गाड़ी से उतरने की धमकी दे रहा है जिसने उसकी गाड़ी तोड़ी है। अलर्ट! वो बंदा उतरा, उसने देव को बोला सॉरी भाई, गलती से मैंने तेरी गाड़ी को हिट कर दिया, सॉरी भाई। देव ने थप्पड़ मार दिया सीधा उसके मुंह पे। बात समझ रहा? देव ने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारना इज रिस्पॉन्स। गलती कर दी देव ने। रिस्पॉन्स से पहले क्या वर्ड है? रिस्क असेस। मेरा डाउट, थप्पड़ मार दिया, वो कौन था? वो एक सीबीआई का इंस्पेक्टर था। अब बताओ, उसको एक थप्पड़ मारा, वो इसका क्या हाल करेगा? आपको समझ आ गया होगा। तो मेरा डाउट, पहले क्या करना चाहिए था? उतरा देव ने कहा हाँ भाई तूने गाड़ी पे कैसे मारा? आगे से वो बोला भाई गलती से लग गया। वो भी चौड़ में बोला भाई गलती से लग गया। देव देख रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज, जो चौड़ा होके खड़ा हुआ है, लग गया भाई लग गया। देव ने उसकी गाड़ी पे देखा, पुलिस का स्टिकर लगा था, अंदर रिवॉल्वर पड़ी थी डैशबोर्ड के ऊपर। देव कहता कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, लग ही जाता है। देव ने इतना कुछ देखा जल्दी से और रिस्क असेस कर लिया कि बंदा तगड़ा है। देव ने क्या रिस्पॉन्स दिखाया? कोई बात नहीं भाई साहब, लगी जाती है, कोई बात नहीं। ये रिस्पॉन्स है, कोई बात नहीं भाई साहब। ये रिस्पॉन्स पहले डिसाइड किया या पहले रिस्क असेस किया? पहले रिस्क असेस किया। कभी भी रिस्पॉन्स पहले नहीं होना चाहिए, पहले रिस्क असेस। अगर मुझे लग रहा है इस कंपनी में गड़बड़ ज्यादा है, यानी ये मैंने रिस्क असेस कर लिया, अब मैं रिस्पॉन्स ज्यादा दिखाऊंगा। अब आप बताओ, मेरे को रिस्क ज्यादा लग रहा है तो मैं थप्पड़ ज्यादा मारूंगा या एज एन ऑडिटर मुझे रिस्पॉन्स दिखा? जब मैं बोलता हूं ना ऑडिटर को रिस्पॉन्स दिखाना है, तो इसका मतलब क्या मैं अपने साथ बड़ी टीम लेके जाऊंगा? क्या लेके जाऊंगा? बड़ी ज्यादा आर्टिकल को लेके जाऊंगा। क्यों ज्यादा आर्टिकल को लेके जाऊंगा? क्योंकि रिस्क ज्यादा है। तो क्या मुझे चेकिंग भी जो चेकिंग ज्यादा करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे मेरे भाइयों? रिस्पॉन्स। पहले रिस्पॉन्स दिखाना है या पहले रिस्क देखना है? मैं एक एग्जांपल से बोलता हूं, अगर आपको थप्पड़ वाला बात समझ आ गई, अब मेरी बात सुनो जल्दी से, अलर्ट होके। पीएनएल में 4 आइटम है, सैलरी, डेबिट साइड पे सैलरी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रैवलिंग। 4 खर्चे हैं। चारों को बराबर चेक करेंगे या जिसमें रिस्क ज्यादा है उसको ज्यादा चेक करें? यही ऑडिट है। आप पहले देखो चारों में रिस्क किस में ज्यादा है। जिसमें रिस्क, मान लो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में गड़बड़ ज्यादा लग रही है, तो भैया ट्रैवलिंग को ज्यादा चेक करो, बाकियों को कम चेक कर लो। क्या मेरी बात समझ आया मैंने क्या बोला? ऑडिटर, अगर तुझे ये 2 वर्ड क्लियर हो गए ना, मैं सच बोल रहा हूं, तुम्हारे को ऑडिट समझ आ गई। हमेशा याद रखना, मेरे 5 स्टेप, पहले मुझे अपॉइंट करेंगे, फिर मैं आके प्लान करूंगा और क्या ढूंढूंगा? मटेरियल आइटम। उसके बाद मैं कौन से प्रोसीजर लगाऊंगा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में मेरा काम क्या होगा? रिस्क देखना, किस चीज में रिस्क ज्यादा है और किस चीज में रिस्क, जिस चीज में रिस्क ज्यादा है उस पर रिस्पॉन्स ज्यादा दिखाऊंगा, जिस चीज में रिस्क कम है उस पर रिस्पॉन्स कम दिखाऊंगा। बोलो जी। अब अगला सवाल, आगे के पॉइंट्स शायद थोड़े से समझ आ जाएं। पॉइंट नंबर 6, अब मैं एविडेंसेस इकट्ठे करूंगा। क्या इकट्ठे करूंगा? मेरा काम ऑडिट में क्या इकट्ठा करने का होगा? अगर मुझे पता लग गया सैलरी ओवर स्टेटेड है, कमन फास्ट, तो क्या मेरे पास उसका बिल होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए? आवाज नहीं आई? हां, मुझे क्या इकट्ठे करने हैं? एविडेंस। मेरा डाउट, एविडेंस वर्ड समझते हो? एविडेंस का हिंदी क्या होता है? सबूत। मैं किसी चीज पे ओपिनियन तभी तो दूंगा जब मेरे पास, याद है, मेरे पास सबूत होंगे तो मैं एडवर्स ओपिनियन भी दे सकता हूं और क्वालिफाइड भी। बट अगर सबूत ही ना मिले तो डिस्क्लेमर देना पड़ जाता है। क्या मैं रिलेट कर पाऊं? वो बातें समझ आ रही हैं? कैन आई रिलेट देम? अगर मेरे पास सबूत होंगे कि मटेरियल गलती है तो क्वालिफाइड, सबूत होंगे कि परवेसिव गलती है तो एडवर्स। बट सबूत ही नहीं मिल पाए, परवेसिव गलती का डाउट है बट सबूत ही नहीं है, तो डिस्क्लेमर देते हैं। तो सारी खेल किस पे डिपेंड करता है? मेरे पास क्या होने चाहिए? सबूत होने चाहिए। मुझे पता सैलरी ओवरस्टेटेड है, क्या सैलरी के बिल हैं आपके पास? नकली बिल मिल गए आपको? मेरे पास सारे नकली बिल आ गए जो ये प्रूफ कर रहे हैं कि सैलरी क्या है? ओवरस्टेटेड। बिल मिल गए मेरे को। सब बच्चे बताओ, क्या मेरे पास एविडेंस आ गया? अब क्या मैं क्वालिफाइड या एडवर्स, जैसी रिपोर्ट मेरे को ठीक लगे मैं दे सकता हूं? आवाज नहीं आई। मेरा काम ऑडिट में क्या इकट्ठे करना है? सब बच्चे मुझे जवाब दो। मेरा डाउट, अगर मुझे पता है कि कोई चीज गलत है तो मैं इसको सबके शेयर होल्डर्स को प्रूफ कैसे करूंगा कि सर ये सैलरी गलत है? मैं उन्हें क्या दिखाऊंगा?
एविडेंस। तो मेरे पास एविडेंसेस होंगे तभी तो मैं किसी को दिखाऊंगा। क्या बात क्लियर है? मेरे को क्या इकट्ठे करने हैं? कॉमन फास्ट। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी में कुछ गलत नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो भी तो एविडेंस इकट्ठे करो। सैलरी का बिल रख लो अपने पास, सैलरी का बिल कि सैलरी बिल्कुल ठीक है, परचेज का बिल कि परचेज बिल्कुल ठीक है। आपके पास एविडेंस होने चाहिए, अगर गलती है तो भी और गलती नहीं है तो भी। एविडेंस इकट्ठा कर लिया, अब एंड में मेरे पास एविडेंस इकट्ठे हो गए कि सैलरी ओवर स्टेटेड है, तो मैं अपना क्या दूंगा? लास्ट पॉइंट बताना, उससे अगला पॉइंट अपनी कंक्लूजन या फिर अपना क्या दूंगा? ओपिनियन। अगर मुझे लगेगा गलतियां हैं मटेरियल या परवेसिव, तो उस हिसाब से मैं अपना ओपिनियन दूंगा। क्वालिफाइड देना है क्वालिफाइड दो, एडवर्स देना एडवर्स दो, डिस्क्लेमर देना है डिस्क्लेमर दो। लास्ट बट ओपिनियन बना लिया, अब इसको कहां पे लिख के दे दूंगा? ओपिनियन दे आऊंगा, यहां पे मैंने ओपिनियन लिख दिया, कंक्लूजन दूंगा, ओपिनियन दूंगा, या तीसरा वर्ड अपनी क्या दूंगा? रिपोर्ट। लास्ट वर्ड मैंने समझाया था, किसी को याद है? मैंने बोला था एक दिन कि मैं जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं, मेरी बीवी को एक बहुत गंदी आदत है, हर चीज की फोटो खींचना है। यस और नो? उसे बोलते हो डॉक्यूमेंटेशन। हर चीज को नोट करते रहना। ऑडिट में जो भी करोगे सब कुछ लिखते रहना, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब कुछ लिखते रहना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और जो लिखोगे उन कागजों को बोलेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंट्स। हर चीज ऑडिट में लिखना, हर चीज नोट्स बनाते रहना, दैट इज कॉल्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। दैट इज ऑडिट। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं, अभी मैं चेक कराता हूं, अभी मैं चेक कराता हूं, इसके अलावा ऑडिट कुछ नहीं है। एक चैप्टर है पूरा लास्ट पॉइंट के ऊपर, किस पे? डॉक्यूमेंटेशन, चैप्टर नंबर 6। उससे ऊपर आओ, एक चैप्टर है चैप्टर 8 रिपोर्टिंग के ऊपर। 6 हो गया, 8 हो गया, अब चलो किस पे? एविडेंस, चैप्टर 4। ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया। इससे ऊपर आओ, रिस्पॉन्स और रिस्क, चैप्टर 3। चैप्टर 3 अब क्या आया? मटीरियलिटी, मटीरियलिटी इन प्लानिंग, चैप्टर 2। ऑडिट अपॉइंटमेंट, चैप्टर 11। मेरा सवाल, यही ऑडिट है, अगर समझ आ गई तो कुछ भी नहीं है। देखो दो एटीट्यूड होते हैं, अब आप कौन सा एटीट्यूड फॉलो करोगे मुझे नहीं पता। ऑप्शन ए, मैंने आपको ऑडिट पहली क्लासों में, शुरू की क्लास में बता दिया ऑडिट क्या है। अब अगली 50 क्लासों में मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इन्हीं चीजों को दोबारा बोलता रहूंगा। मैंने आपके माइंड में एक आइडिया दे दिया व्हाट इज ऑडिट, मैं इसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा, मैं इसी के अंदर रहूंगा। कभी मैं रिस्पॉन्स पढ़ा रहा हूँ, कभी मैं रिस्क असेस करवा रहा हूँ, कभी मैं मटीरियलिटी सिखा रहा हूँ, कभी मैं प्लानिंग सिखा रहा हूँ, इन्हीं के अंदर घूमूंगा, इससे बाहर नहीं जाऊंगा। क्या बात क्लियर है? सब लोग मेरे साथ प्रोसेस रिपीट करेंगे। सबसे पहले ऑडिटर अपॉइंट होता है, एंगेज होता है, उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद मटीरियलिटी, उसके बाद रिस्क असेस होता है, उसके बाद रिस्पॉन्स डिसाइड होता है। रिस्पॉन्स में 2 बातें लिखी हैं, वो मत पढ़ो अभी, ठीक है? रिस्पॉन्स के बाद क्या इकट्ठे किए जाते हैं? एविडेंस के बेसिस पे क्या दी जाती है? ओपिनियन या रिपोर्ट, और लास्ट में सारी चीजें डॉक्यूमेंट की जाती है। क्या बोलते हो? ये वाला पॉइंट क्लियर है? सब बच्चे इस पेज को नोट कर लो। कंसेप्ट 4। बेटा शालीमार बाग वाली लैंग्वेज लिखना है यहां पे, ठीक है? अभी वो साउथ दिल्ली वाली मत लिखना। कंसेप्ट 4, अर्नव हो जाता है ये काम, गलत हो जाती हैं चीजें। यस, checking some data and reporting on entire data, checking some data and reporting on entire data, checking some data and reporting on entire data, checking some data and reporting on entire data. मैंने सेकेंड पॉइंट बोला, all samples have equal chance of selection, all samples have equal chance of selection, ठीक है? All samples have equal chance of selection. ठीक है?
सब बच्चे बताएंगे। हाँ जी, लिख लिया। कैन वी मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट? कंसेप्ट नंबर 5, ऑडिट का क्या लिखना है? प्रोसेस। प्रोसेस में ये मत लिखना अभी, चलो लिखना चाहो लिख लो, अभी मैं इसको नहीं समझाना चाहता, इसको ये चीजें मत लिखना अभी तीनों। सबसे पहले ऑडिटर को एंगेज किया जाता है, फिर वो लोग प्लानिंग करते हैं, मटीरियलिटी डिसाइड करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाते हैं, रिस्पॉन्स लगाते हैं, एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, कंक्लूजन या ओपिनियन या रिपोर्ट देते हैं और चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। चलिए, ये जो लिख रहे हो ना आप नोट्स, यही नोट्स ये फाइनल में भी काम आ जाएंगे। स्टैंडर्ड्स यही हैं, कंसेप्ट तो बेसिक यही रहेंगे। सीए फाइनल में इन वर्ड्स के मीनिंग थोड़ी ना बदल जाएंगे, मीनिंग तो यही रहेंगे। तो इन नोट्स को संभाल के रखना। मैंने भेजा नहीं यार, मेरे को ना भूलने की बहुत आदत है। अभी डे 1 डे 2 डे 3 अभी भेजता हूँ। मुझे ढूंढना पड़ता है यार फोन में। मैं ना लिटरेट नहीं हूँ इन चीज़ों को लेके इतना, वो फोन में ढूंढने पड़ेगी कहाँ गई वो फाइल्स। भेजता हूँ। क्लास के एंड में तो ये खड़ा हो जाएगी पक्का, भाई भेजो अभी भी भेजो। हाँ, और कुछ? वो सारे सबके साथ यही कलेश है। वो अगले बैच, अभी आपके बैच के अगले वाले आएंगे, नए बच्चे आए हैं, सर आपने कहा था क्वेश्चन बैंक भेज दोगे। मैं कहा अच्छा बोला था सर, भेजा नहीं आपने। मैं कहा भेज दूंगा। मैं नहीं यार, नहीं याद रहता। हाँ, बीवी से इसी बात पे रोज लड़ाई होती है। हाँ जी, कल दुकानदार से लड़ाई हो गई। एक बच्चे की बुक्स होती है ना बाइंडिंग के लिए देनी थी, वो मैं दे के आया होगा उसको, कभी लेना भूल गया। 15 दिन के बीवी मुझे रोज लिख रही है यार वो बच्चे की बुक लेके आनी है, रोज बोलती है रोज बुक लेके। मैं कहा हाँ ले आऊंगा ले आऊंगा ले आऊंगा। 15 दिन तो हो गए मैं लेके नहीं आया। 15 दिन बाद मैं गया दुकानदार के पास, मैं कहा भाई साहब बुक्स देना। तो मुझे कहता है याद आ गई। पंगे किससे ले रहे हैं? मैं तो फिर वकील हूं। मेरे से उम्र में बड़े थे, 61 साल के थे। मैंने कहा बाबूजी मेरे दिमाग से निकल गया। कहता बच्चे अपने हैं। मैंने कहा एक बार तो मैंने तेरे को छोड़ दिया, अब ले तू। कहता बच्चे अपने। मैं कहा मेरे तो अपने, आपके अपने? आपके अपने? आप तो पूरा दिन दुकान पे रहते हो। वहां 3 कस्टमर्स और खड़े थे। उसको समझ आ गया कि सरदार को बोलना आता है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने पंगे लिए, मैंने पंगे लिए। बच्चों कहता बच्चे आपके हैं। कमाल है, तू इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहा बच्चे आपके? बंदा भूल गया। अब तो बेटा वकील हूं मैं, सच बोल रहा हूं, मैं पंगे नहीं लेता किसी से। पहले कोई लेता है तो मुझे पता है लॉ में किसको कितना खींचना है। आपको बात समझ आ गई होगी। हाँ जी, मेरा डाउट। आइए कंसेप्ट नंबर कौन सा आ गया? 6, ऑडिटर्स जजमेंट। ये वर्ड सुनो। अब जब हम बोलते हैं ऑडिटर की, क्या एक वर्ड समझना, ऑडिटर को पैसे किस बात के मिलते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। एक ऑडिटर है, एक ऑडिटर है जो ऑडिट करने की फीस लेता है 2 करोड़, और एक ऑडिटर है जो ऑडिट करने की फीस लेता है 20 लाख। मेरी हेल्प करना। मैंने एक कंपनी का ऑडिट करवाना है, ए लिमिटेड। ए लिमिटेड 100 करोड़ की कंपनी है। ए लिमिटेड 100 करोड़ की कंपनी है। हाँ, मैंने ऑडिटर ए को बुलाया, मैंने कहा ऑडिट कर दो। कहता है 2 करोड़ रुपए लगेंगे ऑडिट फीस। ऑडिट फीस 2 करोड़। मैंने कहा अच्छा। मैंने सीए बी को बुलाया, बी साहब आप कितने पैसे लेंगे? कहता 20 लाख में कर दूंगा। मैं नहीं समझ पा रहा
दोनों ने ऑडिट किसके हिसाब से करना है? स्टैंडर्ड के हिसाब से। दोनों ने स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है, फिर दोनों की फीस में इतना फर्क क्यों है? मेरा डाउट, यस, एक बच्चे ने बोला एक ए के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। सही बात है, ए के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। दूसरा बच्चा बोला सर क्या पता ए रैंक होल्डर सीए हो। मेरा डाउट, यानी रैंक होल्डर हुआ तो उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, ट्रेनिंग आर्टिकलशिप उसने अच्छी जगह करी होगी, ईवाई या केपीएमजी में ट्रेनिंग करी होगी, उसके पास नॉलेज बहुत अच्छी होगी। नॉलेज आती है पढ़ाई से, आर्टिकलशिप से क्या मिलती है? ट्रेनिंग, और काम करने से क्या आता है? एक्सपीरियंस। बच्चों बताओ, जिसके पास नॉलेज ज्यादा होगी, नॉलेज, जिसके पास ट्रेनिंग अच्छी होगी और लास्ट वर्ड एक्सपीरियंस अच्छा होगा, क्या उसका काम करने का तरीका ज्यादा अच्छा होगा? मेरा डाउट का जवाब दो, उसके पास काम करने का तरीका। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब देना। कल मैंने एक बात बोली थी, मैं उसको रिकॉल करता हूं। कंपनी में 1 करोड़ रुपए की गलती है, एक कंपनी है जिसमें 1 करोड़ रुपए की गलती है, कंपनी का साइज है 1000 करोड़, 1000 करोड़ की कंपनी में 1 करोड़ की गलती है। अब ए जो है वो कहता है कोई बात नहीं, 1 करोड़ की गलती है, इसको मटेरियल नहीं मानना चाहिए। लेकिन बी कहता है नहीं यार, 1 करोड़, करोड़ है, करोड़ क्या होता है? मटेरियल। दोनों की बात में डिफरेंस क्यों आ रहा है? किस में डिफरेंस आ रहा है? दोनों की बात में। बात नहीं बोलना, बात तो शालीमार बाग वाला वर्ड है। दोनों की जजमेंट में डिफरेंस आ रहा है। एक कह रहा है मैं तो 1 करोड़ को मटेरियल मानूंगा, और एक कहता है मैं तो मटेरियल नहीं मानूंगा। दोनों की किस में डिफरेंस आ रहा है? दोनों की जजमेंट में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि दोनों की नॉलेज, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग में फर्क है। हर ऑडिटर, मैं बार बार बोलता हूं, ऑडिट सब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करेंगे। मेरी बात समझना, ऑडिट सब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करेंगे, लेकिन फिर भी काम करने का तरीका सबका अलग होता है। कोई अपने साथ 2 आर्टिकल लेके जाएगा, कोई अपने साथ पूरी फौज लेके जाएगा, कोई सैम्पलिंग वर्ड समझते? सैम्पलिंग अभी सिखाया था। कोई सैम्पलिंग करेगा तुक्के से, कोई सैम्पलिंग करेगा सॉफ्टवेयर की हेल्प से। सबके काम करने का तरीका, यानी सबकी जजमेंट्स अलग होती है। और जजमेंट कैसे डेवलप होती है, कोई बताएगा? जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा नॉलेज, जितना ज्यादा ट्रेनिंग आपको मिलेगी। क्या बात क्लियर? और मैंने वर्ड लिखा ऑडिटर जजमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर, देखो बेटा, स्टैंडर्ड में रूल्स लिखे होते हैं, मेरी बात समझना, स्टैंडर्ड्स में, बट उन रूल्स को लगाना कैसे है, ये तो अपनी क्या होनी चाहिए? जजमेंट। अब स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड में लिखा ऑडिट कैसे करना है। अब वो स्टैंडर्ड रिलायंस पे भी लगेगा और वैभव जलान क्लासेस पे भी लगेगा। चाहे रिलायंस का ऑडिट करवा लो, चाहे वैभव जलान क्लासेस का ऑडिट करा लो, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से करूंगा। लेकिन रिलायंस और वैभव जलान क्लासेस का साइज बताओ, बहुत फर्क है। क्या ऑडिटर को अपना दिमाग लगाना है, या स्टैंडर्ड हर चीज सिखाएंगे? स्टैंडर्ड आपको तरीका बता देगा, बट उस तरीके को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो आपकी अपनी क्या होगी? स्टैंडर्ड ने बोल दिया कि डेटर्स, मान लो स्टैंडर्ड कहता है डेटर्स में रिस्क ज्यादा है। मेरी बात समझना, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डेटर्स में रिस्क ज्यादा है, तो अब आप बताओ डेटर में रिस्क ज्यादा है तो कैसे चेक करोगे? रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? ये तो आपकी अपनी क्या होनी चाहिए? जजमेंट, कि मैं ज्यादा आर्टिकल लेके जाऊं या मैं कम आर्टिकल लेके जाऊं, मैं ज्यादा टाइम लगाऊं या कम लगाऊं। हर इंसान की अपनी अपनी क्या होती है? जजमेंट। आप मेरा डाउट का जवाब देना, आपको अकाउंट्स आसान लगता है या टफ लगता है? अकाउंट्स कैसा पेपर है? आपसे क्वेश्चन है। टफ। अकाउंट्स कैसा पेपर है? दोनों का आंसर अलग है। दोनों ने एक ही टीचर से अकाउंट्स पढ़ा है। एक कह रही है टफ है, एक कह रहा है ओके है। मुझे जवाब चाहिए, दोनों की जजमेंट अलग अलग है। दोनों के ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस में फर्क है। हो सकता है उसको अकाउंट्स अच्छा लगता हो, वो वैभव सर से पढ़ने के बाद और भी टीचरों की यूट्यूब वीडियोस देखता हो। मेरी बात समझना, क्या हुआ? हो सकता है उसको, उस लड़की को 11वीं से अकाउंट्स अच्छा ना लगता हो सकता है। मेरी बात समझना यार,
मैं कुछ समझा रहा हूं, बात समझ रहे हो? नॉलेज हर बंदे की सेम होती है या अलग होती है? आप देखना आपके साथ दोस्त यार बैठे हैं, कईयों को सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है और कईयों को उतनी अच्छी नॉलेज, कई लोग एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते रहते हैं, एक्स्ट्रा वीडियोस देखते रहते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ते रहते हैं, यानी उनकी नॉलेज ज्यादा होती है। क्या बात क्लियर? आपके साथ कोई रिपीटर बैठ जाए भी आके, रिपीटर देखना उसको, वो पटाक पटाक आंसर देगा, आप उसकी शक्ल देखोगे भाई इसको कितना आता है। आता नहीं है, एक्सपीरियंस है, उसने एक अटेम्प्ट पहले दे दी है। यस और नो? उसने एक अटेम्प्ट, मेरी क्लास बड़ी बैच होते थे ना, कई बच्चे बैठे हुए, मैं कोई क्वेश्चन पूछूं फटाक आंसर, मैं उनकी शक्लें देखूं, यार कितने इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं मेरे पास, तो इनको हर क्वेश्चन का आंसर आता है। वो क्लास खत्म हुई, मैं उनको बुलाता हूं, मैं कह यार बेटा आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हो? कहते सर मैंने 3-4 बुक्स पढ़ रखी हैं। मैं कौन कौन से? 3-4 टीचरों के नाम ले दिए। मैं कहा आपके पास इतना टाइम था, ऑडिट को इतनी देर पढ़ते हो? कहते सर चौथी बार पढ़ लिया, अब 5वीं बार आपके पास आया हूं। मैंने कहा इसके पास इसकी भी जजमेंट अच्छी हो गई है, लेकिन इसके पास एक्सपीरियंस है। वो 5-5 अटेम्प्ट पढ़ने वाले बच्चे, जो मैं लक्ष्मी नगर, चलो मेरे साथ प्रीत विहार चलो, वहां पे तो मंडी थी पहले सीए की, वहां पे आप मानोगे लाइब्रेरीज होती है, सीए की लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में लाइब्रेरी इंटर और फाइनल के बच्चों को अलाउड होती है, फ्री लाइब्रेरी होती है सीए इंस्टीट्यूट की। मेरा वहां पे जाके बैठो ना, आसपास अभी बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, बच्चा क्वेश्चन कर रहा है कॉस्टिंग का, साथ वाला देख रहा है, ये नहीं आएगा छोड़ दे। एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है कॉस्टिंग का, साथ वाला बच्चा कह रहा है ये नहीं आएगा छोड़ दे। वो उसकी अपनी क्या है? जजमेंट। क्योंकि जजमेंट कहां से डेवलप होती है बताओ? ट्रेनिंग से, नॉलेज से और एक्सपीरियंस से। मेरी बात मानो बच्चे। रेफर्स टू ऑडिटर्स, व्हाट इज ऑडिटर्स जजमेंट? जल्दी सम अप करेंगे। ऑडिटर्स जजमेंट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू ऑडिटर्स ट्रेनिंग, नॉलेज, कॉमा एक्सपीरियंस इन मेकिंग तक तो समझ आए, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इन्फॉर्म्ड वर्ड कोई बात नहीं, ये वर्ड समझो। इन मेकिंग डिसीजंस ड्यूरिंग ऑडिट में फैसले लेने होते हैं। फैसले लेने के लिए हर किसी ऑडिटर का फैसला सेम नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की जजमेंट अलग अलग होती। मैं ऑडिटर हूं, मुझे सैलरी मटीरियल लग रही है, आपको सैलरी हो सकता है मटीरियल ना लग रही हो। मुझे सैलरी का फ्रॉड परवेसिव लग रहा है, क्या पता आपको सैलरी का फ्रॉड मटीरियल लग रहा हो, क्योंकि दोनों की कॉमन फास्ट क्या अलग अलग है? जजमेंट। आई होप जजमेंट वर्ड समझ आता है। जजमेंट किससे डेवलप होती है? 3 चीजों से। आई होप क्लियर है। कैन वी प्रोसीड? लिखना जरा इसको फटाफट। हाँ जी, लिखना फटाफट। आपने जजमेंट वर्ड लिख लिया। Okay, class. It refers to common fast. Auditor's knowledge, experience in making a informed decision during a audit. Okay. Yes. हाँ जी क्लास, कैन वी प्रोसीड? मेरा डाउट, हमने क्या वर्ड पढ़ा अभी? ऑडिटर्स जजमेंट। जजमेंट ठीक लिख रहा हूं स्पेलिंग? नहीं, जजमेंट के स्पेलिंग ठीक लिखे मैंने। हाँ, मेरा डाउट देखना, बढ़ रहे हैं कितने हो गए? 50 हो गए? मेरा डाउट बस हो गए 55 ही है? रुक गया यहां पे या नहीं रुका? अभी रुक गया। 50-55 जगह वर्ड आ रहा है जजमेंट किताब में। आई होप जजमेंट का मतलब क्लियर है। कैन वी प्रोसीड? चलो, यहां पे हम लोगों ने सारे कंसेप्ट खत्म कर दिए अभी आज तक के लिए। अभी कंसेप्ट खत्म नहीं हुए।
अभी 1-2 क्लासेस और मुझे टाइम लगेगा, अभी 1-2 क्लासेस और। क्लियर? मेरा डाउट बच्चे, मैंने ये बुक आपके सामने खोली, देखना बात को। चैप्टर कौन सा है? 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। प्लीज जो मैं बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। मैंने लास्ट में मूव कर गया, बिल्कुल लास्ट में आ गया बोर्ड। क्या लास्ट में टॉपिक है? चैप्टर कौन सा है? 11। ठीक है, ये देखो, क्या चैप्टर का नाम है? 11। ठीक है, चैप्टर 11 में बेटा एक वर्ड आया ऑडिट एंगेजमेंट। क्या वर्ड समझा दिया आपको? सब बच्चे चैप्टर 11 में देखना, मैं जो चीज दिखाऊंगा अभी आपको। मेरा डाउट, व्हाट इज दिस? प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। मैं चैप्टर 11 तक पहुंच गया भाई, मैंने सारे चैप्टर्स को टच कर दिया। अभी भी कुछ कंसेप्ट बचे हैं मेरे को, वो भी कराने दो। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने आपको कंसेप्ट पहले सिखा दिया ना, आपके लिए ये चीजें बहुत। अब एक तरीका तो था बेटा, मैं प्री कंडीशन चैप्टर 11 में जाके पढ़ाता, बट ये चीज मैंने आज से सिखा दी शुरू से ही, तो जब मैं पढ़ाऊंगा बाद में तो मुझे लगता नहीं कि दिक्कत आएगी। बाकी कोई भरोसा नहीं है बेटा, कोई भरोसा नहीं है आपका। कहीं ऐसे भी होते हैं, सर एक बार दोबारा करा दो ना, भूल गए उस समय जो पढ़ाया था। चलो, मेरा डाउट, अच्छा मेरा पिछला बैच खत्म हुआ ऑडिट का, अब ये बैच दूसरा है। आपको मैं पिछले बैच की कुछ क्लासेस दिखाऊंगा अगर आप देखना चाहोगे। दोनों बैचेस बिल्कुल सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मैंने उस बैच में हेड तरीके से पढ़ाया तो आपके बैच में टेल तरीके से पढ़ा रहा हूं। उस बैच का अप्रोच बिल्कुल इससे अलग था, उसमें मैंने कोई कंसेप्ट नहीं सीखा, सीधा बुक शुरू कर दी। 5 क्लासेस है ना, पांचवी चौथी है, चौथी क्लास, 5वीं क्लास में उसका चैप्टर 1 खत्म हो गया था। कोई कंसेप्ट नहीं, सिर्फ और चैप्टर के थ्रू कंसेप्ट चल रहे थे। चैप्टर के बीच में जो कंसेप्ट आ रहा है वो बता रहा हूं, अलग से कंसेप्ट नहीं बता रहा मुझे। मैं कल वो देख रहा था रिकॉर्डिंग उस क्लास की, मैंने कहा यार उस क्लास में तो मैंने चैप्टर पहले 1 खत्म भी कर दिया था अब तक। इस बैच में तो मैंने चैप्टर 1 कायदे से अभी तक शुरू नहीं किया। माइक का है भैया? माइक देना जरा, माइक देना जरा। मेरा डाउट, इसको देना स्पेक्स वाले को। मेरा डाउट प्लीज आवाज नहीं। यार ऑडिट की डेफिनेशन याद है? हाँ या ना? बस हाँ, बोल बेटा। जैसा है वैसे ही होना चाहिए। टू चेक। डेफिनेशन पूछा, मीनिंग नहीं Definition पूछा। वाला। डेफिनेशन तेरे को पता है? मेरे को पता है? नहीं सर। नहीं पता आपको? आगे वाले बच्चे ऑडिट इज एन, वो वाली डेफिनेशन किसी को पता है? पीछे देना जरा उसको माइक। हाँ, Audit is an independent examination of an entity of financial information, irrespective of profit oriented or not, irrespective of its size, legal form. Such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereto. ऑलमोस्ट ठीक बोला इसने, वेरी गुड बेटा। मेरा डाउट, माइक को चेंज करो, इसको दो माइक दोबारा। ऑडिट का मतलब चेक, तूने गलत नहीं बोला, ठीक है? मेरा क्वेश्चन का जवाब दियो कि ये अपना इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल जो कंपनी के अंदर की वर्किंग है उसे चेक करना। जो कंपनी के अंदर की वर्किंग होती है उसको चेक करने को बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल? नहीं, वो डायग्राम भी बनाया था, परचेज का पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया था। बनाया बेटा सुन नहीं रहा, दिक्कत हो जाएगी। बच्चे साथ वाले को पता है इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? हाँ सर, बोलो। आपने जो भी सर वो सिस्टम बताया था परचेज कंसिडरेशन वाला, जिसमें होता क्या है इंटरनल कंट्रोल? सिस्टम तो ठीक है, होता क्या है? कंट्रोल का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत एलैबोरेट किया था कंट्रोल। हाँ, सर वो तो याद सुन नहीं रहे आप लोग, है ना? मेरा डाउट कोई और लेगा? व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल या कंट्रोल? कोई बताएगा? पीछे दे दो भाई। आप बताओगे व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? नहीं आइडिया? देखो अभी सिर्फ कंसेप्ट चल रहे हैं तो ये हालत है। हाँ, मैंने कितना पढ़ाया होगा अभी? कुछ पढ़ा है? इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? लक्ष्य बताओ। सर इंटरनल कंट्रोल जैसे कि कोई एग्जांपल परचेज के लिए नहीं अलग नहीं। अगर मैं तुझसे पूछूं सिर्फ एक लाइन में या एक वर्ड में, सर, इंटरनल वो- कंट्रोल होता क्या है? सो वो रिस्क एक तो कम कर देता है कि अगर कोई फ्रॉड एक्टिविटी हो उस चीज को लेकर। कंपनी में रिस्क होते हैं, रिस्क को
कम कम करने की- किया जाता है, उस कम करने को ही बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल, सिंपल सा वर्ड। अच्छा, TCW जी क्या होता है लक्ष्य? सर वो मैनेजमेंट के ऊपर आते हो, उसकी वो पूरी नाम तो याद नहीं, पर हाँ फुल फॉर्म नहीं, हाँ, मैनेजमेंट के ऊपर अथॉरिटी होती है। हाँ इसमें और मैनेजमेंट में क्या अंतर होता है? सर ये जो है स्ट्रेटजी बनाते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट होती है वो नीचे की उनकी जो डिटेल होते हैं, जो आगे की प्लानिंग। बिल्कुल ठीक बात है। क्या क्लियर है? हाँ जी, माइक जरा पीछे दे रहा, इसको देना, इसको चलो उसी बच्ची को दे दो। हाँ बेटा, मेरा क्वेश्चन आपसे कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होते हैं? सर जिसके हिसाब से हम ऑडिटिंग करते हैं, जिसके हिसाब से हम ऑडिट करते हैं, हमारी चॉइस होती है उन्हें फॉलो करना, ही हमारे लिए कंपल्शन कंपल्शन होता है, कंपल्शन है। गुड बेटा, साथ वाले को देना माइक जरा। हाँ जी बेटा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? सिंपल भाषा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कोई बात नहीं, पीछे दो माइक। हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हाँ सर जिसके हिसाब से अकाउंट्स बनाते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग कंपनी के क्या बनाते हैं? Accounts। अकाउंट्स। साथ वाले को देना। एग्जाम्पल है बेटा कोई? सर जैसे कि जर्नल, लेजर, कैश बुक, नहीं, जर्नल लेजर कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क थोड़ी ना है। जर्नल को देख के बैलेंस अकाउंट्स शीट, P&L, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोल रहा हूँ। हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AS। ओके, इसको तो माइक इधर आगे। हाँ, सर शेड्यूल 3 हो जाता जैसे, और शेड्यूल 3 हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। AS हो गया, Ind अच्छा AS हो यार, ये गया। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा? सर जो कंपनी अडॉप्ट करती है उसके हिसाब से होना चाहिए, जो कंपनी जो कंपनी ने अडॉप्ट किया उसी को बोलेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा, मेरा डाउट आपने बोल दिया, इधर देना जरा माइक, इसको देना। बेटे, ऑडिटर ओपिनियन देता है, ऑडिटर को अगर कंफर्म्ड है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं कंपनी में, ही इज कंफर्म्ड, और उसे लग रहा है परवेसिव मिसस्टेटमेंट्स हैं, तो वो कौन सा ओपिनियन देता है? एडवर्स। एडवर्स। और अगर यही मटेरियल होती तो हाँ, वो अनमोडिफाइड होगा। नहीं, मटेरियल गलतियां हैं कंपनी में, मटेरियल गलती है तो क्वालिफाइड देगा। क्वालिफाइड देता है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, साथ वाले को तो माइक, अगर कंफर्म ही नहीं हो पा रहा गलती का, मतलब एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे, बट डाउट है कि परवेसिव गलती होगी, अगर परवेसिव गलती है तो उसके अंदर सर डिस्क्लोजर देंगे। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर। डिस्क्लोजर नहीं, डिस्क्लेमर। क्या बात क्लियर है? मेरा सवाल, डिस्क्लेमर देंगे। वो बेचारा कह रहा है मैंने कब मांगा माइक, मेरे को पकड़ा दिया। अच्छा चल, तू ये बता कि ये जजमेंट का क्या मतलब होता है? प्रोफेशनल जज, ऑडिटर्स जजमेंट। सर उसके ऑडिटर के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इसके उसको कहते हैं जजमेंट। ऑडिटर जो डिसीजन लेता है उसी डिसीजंस को बोलते हैं ऑडिटर की जजमेंट। जजमेंट किस पे डिपेंड करती है? ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और नॉलेज के ऊपर। कोरस में बोलना कितना आसान है ना, कोरस में बोलना कितना आसान है, लेकिन अकेले जब माइक मिलता है, इंडिविजुअली बोलना पड़े तो। याद आई थी मेरी, माइक देता है कोई इंटर में और देता है कोई माइक, तो मेरी ध्यान नहीं आया। व्यवसाय देते हैं माइक? मेरा डाउट चॉइस पे देते हैं। यहाँ तो तुम वही बैच हो ना जो वो बड़े वाले वहां पे उस वाले मॉल में था, पीछे तक भीड़ होती थी, याद है माइक कैसे मिलते थे? बहुत मजा आता था। देखो, जितनी भीड़ होती है ना क्लास में, उतना ज्यादा मजा आता है। मेरा डाउट, ओके, अभी हम लोगों ने, ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी बातें सुन ली, बेसिक्स हम लोगों ने काफी कंप्लीट कर ली। मैं इंटेंशनली रुक गया हूं, मैं अभी और नहीं करा रहा। मैं आज डे 4 के नोट्स बना के नहीं लाया, क्योंकि मेरे डे 3 में कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, मैंने कहा पहले मैं वो कंप्लीट करूंगा। डे 1, डे 2, डे 3 बेटा मेरे को अगर अभी 1-2 क्लासें और लगती हैं तो लगने देना मुझे। देखो अभी आधी चीज़ें तो, आधे बच्चे तो अभी भी नहीं बोल पा रहे। अब मेरी बात समझ रहे हो? आधे बच्चे तो, बच्चों के बेस ही नहीं बन पा रहे, मैं चैप्टर में कैसे घुस जाऊं? अब मेरी बात समझ गए? बच्चों का बेस ही नहीं बन पा रहा। अब मैं इन्हीं वर्ड्स को बार बार बोलूंगा, मैं इन्हीं वर्ड्स को बार बार। मेरी रिक्वेस्ट है सबको कि ये जितने डे 1, डे 2, डे 3 मैं अभी ग्रुप में भेज रहा हूं, इनके नोट्स घर जाके बनाओ। और अभी टाइम है, डे 1, डे 2 बना लिया था, डे 1, डे 2 के नोट्स बना लिए, तीनों डे के नोट्स बना लो। मैं कहीं से कुछ नहीं पढ़ने को बोल रहा, केवल ये तीनों चीजें पढ़ के आओ।
मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और वर्ड्स बनाऊंगा। क्या बात क्लियर है? केवल डे 1 डे 2 और डे 3 के वर्ड्स को अच्छे से पढ़ के आओ। आपको जो वर्ड पूछना है मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन इन ये वर्ड्स आपको इतने समझ आ जाने चाहिए कि मैं पूछूं तो आप मुझे आंसर, यार आप बेटा मेरी बात का जवाब देना। मैंने सपोज आज चैप्टर 3 करा रहा हूं, मैं चैप्टर नंबर कौन सा करा रहा हूं? चैप्टर नंबर 3 क्लास। मैंने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया, मैं कह रहा हूं चलो बेटा अब हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। बेटा देखो टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल, बेटा चैप्टर है टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑडिट में इंटरनल कंट्रोल। अब मैं इसकी डेफिनेशंस में घुस रहा हूं, मैं बोलूं तुम्हें याद है तुम्हारा बेस तो तुम्हें आइडिया तो होना चाहिए व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। आवाज नहीं आई? मैंने तुम्हें चार्ट बना के दिखाया, मैंने 2 चार्ट और बोला था शेयर करने को, करे थे मैंने शेयर? मेरा सवाल 1 मिनट देखता हूं वो है नहीं है यहां पे, वो है ना, कोई बात नहीं। मेरा सवाल बच्चे वो मैंने अभी नहीं दिया, अभी आप सिर्फ सब बच्चे घर पे जाके तीनों कंसेप्ट, तीनों डे 1 डे 2 डे 3 के सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो। लर्न कर सकते हो, लर्न करो, अच्छे इतनी अच्छे से पढ़ लो कि आप किसी को समझाना चाहो तो समझा सको। किसी को समझाने को नहीं बोलूंगा, आपको खुद को समझ आ गए तो आगे की ऑडिट पढ़नी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? अच्छा परमार कह रहे दीपक सर भी पूछ लेते हैं किसी को बच्चे से क्वेश्चन, वो भी रेगुलर, वो तो बिना माइक के किसी को भी उठा देते पीछे से, आगे वालों से। मैं तो किसी को भी कर लेता हूं। क्या कह रहे? नहीं समझ आए? बर्थडे पूछते हैं? अच्छा नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा अप्रोच ठीक है माइक देने वाला? अगर ठीक नहीं है तो रहने देता हूं। हाँ मैं तो फाउंडेशन से दे रहा हूं, और तुम्हें इंटर में नहीं मिला ग्रुप 1 में माइक, या ग्रुप 2 में भी नहीं मिला, तुम्हें याद नहीं आई अप्रोच की। इसमें भाई साहब आप बिलीव करोगे, मैंने आज तो कुछ नहीं कहा, अगली क्लास में मैं नहीं मानूंगा। अगर मैंने कोई चीज समझाई है और आप बोल नहीं पा रहे तो ये गलत बात है। आप अभी बिल्कुल बेसिक, मैं मानता हूं आप अभी 0 पे खड़े हो, मैं ये बात मान के चलता हूं, है ना? अब तो भैया मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं तो लेवल बनाने की कोशिश करो। ऑडिट में जो बच्चा बोलेगा ना ऑडिट डिफिकल्ट है, मैं बता रहा हूं, जो बच्चा बोलेगा ऑडिट, इसका मतलब उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। जो वर्ड्स है ना, ये जो वर्ड्स है FRF, क्योंकि यही वर्ड्स घूमने हैं पूरी लैंग्वेज में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है, TCWG क्या है, वो कहेगा यार दिमाग खराब, समझ नहीं आते। और जिसको ये वर्ड समझ आ गए वो कह ही नहीं सकता ऑडिट डिफिकल्ट है। क्लियर है? वाइंड अप करें आज की क्लास को, आज मैं जल्दी छोड़ रहा हूं। हाँ मैं वो कह रहे पहले शेयर करो। हाँ, मेरा डाउट आप कुछ पूछना चाहो? अच्छा चलो 1-2 सवाल पूछ लो यार, ऑडिट से रिलेटेड कुछ भी पूछो। टाइप ऑफ, 1 मिनट बेटा, एक पहले मैं वो भेज दूं यार। अरे अच्छा चलो मुझे ये तो बता दो, अभी मुझे ये बताओ कि रिलायंस के ऑडिटर की क्या फीस है? टाटा के बता दो, अदानी के बता दो, ITC का बता दो, SBI की ऑडिटर की क्या फीस है? 285 करोड़। ये कौन ले रहा है? अरे ओए 285 करोड़ ऑडिट करने की फीस। मेरा डाउट, इतनी फीस लगती है ऑडिट करने की? आवाज नहीं आई? बहुत कुछ होता है जो चेक करना है। करना क्या है? जैसा होना चाहिए वैसा है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए ले लेते हैं भाई लोग। मेरा डाउट, ये पैसा मिलता बढ़ता किस में है ये बताओ? ऑडिट फर्म लेता है, ऑडिट किसके नाम पे मिलता है? इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का फर्म में बहुत सारे कौन होते हैं बताओ? और उनके नीचे बहुत सारे इंप्लॉइज होते हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, 3 लोग।
क्या मैं बोल सकता हूं आर्टिकल को तो स्टाइपेंड मिलता है 5,000, 10,000, 20,000। एम्प्लॉयज को क्या मिलती हैं? सैलरीज। एम्प्लॉयज भी सीए होती हैं, ज्यादातर एम्प्लॉयज भी ये लोग कौन रखते हैं? सीए, है ना। इनको सैलरी मिलती है यूजुअली 70,000 से लेके 2 लाख तक पर मंथ एक एम्प्लॉय की सैलरी होती है सीए फर्म में। लेकिन अगर मेन सैलरी तो यार छोटा सा पार्ट है, मेन कमाई तो किसकी जेब में जाती है? पार्टनर। मतलब अगर मैं सच बोलूं आपको, अगर इस फर्म के पास सिर्फ एक एसबीआई का ही ऑडिट है तो और की जरूरत है? या बस एक ही कर लो बहुत है? और एक सीए फर्म को कितने ऑडिट अलाउड होते हैं बताओ? एक पार्टनर को 20, एक पार्टनर को 20। अगर 20 पार्टनर्स हैं 400 ऑडिट ले सकते हैं। और पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट इसमें नहीं आता, प्राइवेट के तो अनलिमिटेड कर सकते हो, सिर्फ किसकी लिमिट है? ये पब्लिक कंपनी। तो सच बताओ जरा, अगर किसी का ऑडिट फर्म चल पड़ा, मेरी बात को समझना, किसी का ऑडिट फर्म चल पड़ा तो बेटा फीस की कोई कमी। मजे की बात बताओ, आईसीएआई ने आज तक फीस पे कोई लिमिट नहीं लगाई, लगा भी नहीं सकता। आईसीएआई को जो चला रहे हैं वो भी तो सीए हैं, उनकी भी तो अपने फर्म है। आपको मेरी बात समझ आया? फीस पे कोई लिमिट नहीं है, बस एक रूल है फीस पे। रूल बता देता हूं, ऑडिटर जितनी फीस पे पिछले ऑडिटर ने काम किया है, आप उससे कम फीस पे दोबारा ऑडिट नहीं लेंगे। मान लो अभी जैसे आपने बोला एसबीआई के पिछले ऑडिटर ने कितने पे काम किया, तो मुझे एसबीआई अगर अपॉइंट करेगा तो मैं इससे कम फीस नहीं ले सकता, इससे कम फीस मैं नहीं ले सकता, ये अलाउड नहीं है। क्यों? अगर मैंने 285 करोड़ से 285 करोड़ से कम पे ऑडिट कर दिया तो मेरे पे ये इल्जाम लग जाएगा कि मैं काम को डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, मैं सस्ते में करके अपने कॉम्पिटिटर्स का काम। ऐसे तो सस्ते में काम होगा, मेरी बात को समझना। वो 10 रुपए में दे रहा है, मैं 8 रुपए में दे दूंगा, मैं 6 रुपए में दे दूंगा, ये तो एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात है। हमारा इंस्टीट्यूट कहता है नहीं, जिसमें जितने रेट पे पिछले ऑडिटर ने काम किए आप उससे नीचे पे काम नहीं कर सकते, उतने पे या उससे ज्यादा पे काम करोगे। ये चीज हमारे लिए खराब है या अच्छी? हाँ, मेरा डाउट। बच्चों कुछ नहीं करना, सीधी बात बताता हूं मैं तुम्हें, सीए बनो, बात को समझो, सीए बनो। सीए बन के कंपनियों में नौकरी नहीं करनी। ऑडिट, अगर ऑडिट का शौक है, कंपनी में जिंदगी में कभी नौकरी मत करना। कंपनी में ज्यादा से ज्यादा सैलरी, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे 1 या 2 करोड़ रुपया। अगर कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे तो सैलरी क्या होगी? 1 करोड़। बहुत अच्छा हो गया तो 2 करोड़, बस। अब मैं आपको जॉब करने को कहां बोलता हूं? जिन बच्चों को ऑडिट करने का शौक है, ऑडिट फर्म में जॉब करो। किस में जॉब करो? ऑडिट फर्म में। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ऑडिट फर्म में जॉब करनी है, मैं कहता हूं हाँ। कैसे करनी है ऑडिट फर्म में जॉब? आपको ऑडिट फर्म में पहले प्रेफर करो, उसी ऑडिट फर्म में आर्टिकलशिप करो, प्रेफर करो उस ऑडिट फर्म। किसी बड़े ऑडिट फर्म में क्या करो? प्लीज मेरी बात को सुनो, किसी बड़े ऑडिट फर्म में आर्टिकलशिप करो। जब आप 2 साल उस फर्म में काम सीख लोगे ना, तो वो फर्म आपको, जब सीए बन जाओगे ना, वो आपको जाने नहीं देगा फर्म। वो फर्म कहेगा बेटा मुझसे सैलरी ले ले, मेरे यहीं पे क्या करनी शुरू कर दे? जॉब। आप किसी सीए फर्म में लगो, मान लो मैं आपके सामने, आप बिग 4 को मत देखो, मैं बिग 4 की बात ही नहीं कर रहा आपके सामने, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग 4। मेरा सवाल, आपने किसका नाम बोला था अभी? कोई ब्रांड का नाम बोला, कोई कंपनी का नाम, आईटीसी लिख दिया मैंने, है ना। आईटीसी एनुअल, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कैसे काम करना है। आईटीसी एनुअल रिपोर्ट 2024, हर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट गूगल पे पड़ी है। आपने कुछ नहीं करना, आपने कंपनी की क्या डाउनलोड करनी है? एनुअल रिपोर्ट। ये अलग अलग भाषा में है, आपने इसमें से सिर्फ कौन सा पोर्शन उठाना है? मैंने एनुअल रिपोर्ट में एक कंपोनेंट होता है ऑडिट रिपोर्ट, एग्री? या तो एनुअल रिपोर्ट में जाके ढूंढो या बाहर भी मिल जाएगी तो बाहर से उठा लो। थोड़ा शॉर्ट में नहीं, ये देखना इसमें होगी स्टैंड अलोन, ये पीएनएल हो गया, बैलेंस शीट हो गई। हाँ, इसके ऑडिटर की रिपोर्ट, यही ऑडिटर है ना, नहीं तो मैनेजमेंट हो गई, ठीक है। नहीं, ये नहीं है, ये तो वही है ना, बार बार वही आ रहा है। ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई। मैं पूरी एनुअल रिपोर्ट ही खोल देता हूं, अपने आप मिल जाएगा इसमें।
ये लो जी, आईटीसी की क्या आ गई? आईटीसी का नाम सुना है किसी ने? अंशिका 300 ऐसे नंबर 315 है, वो पूरी डिटेल में बताएगा। ओ भाई बस कर लो। क्या मैंने, यार वो कहां गया? नहीं, मेरा सवाल खुल जा भाई। या देखना इसकी एनुअल रिपोर्ट कहां गई? ये तो अपेंडिक्स आ गए ना, अवेलेबल नहीं यार। तो देखना जरा, कंटेंट ये आ गए। ओके, मेरा डाउट, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, चलो मैं आपको नहीं मेरे को मिला अभी, मैंने दिखाया नहीं। हर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होती है। बात को समझो, करियर कैसे चूज करना है। अगर आप ऑडिट में जाना चाहते हो, ध्यान रखना पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम कैसे लगेगा? आप जब फ्री बैठे हो, जब फ्री हो गए, आप बड़ी बड़ी कंपनीज की टॉप 100-200 कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करो। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में आपको ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी। एनुअल रिपोर्ट का ही पार्ट होती है ऑडिट। उन 200 कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर का नाम लिखा होगा और उसके साइन होंगे, ऑडिट फर्म का नाम लिखा होगा। आप 200 ऑडिट रिपोर्ट पढ़ोगे तो 200 ऑडिटर्स के नाम निकलेंगे। आप उन सारे ऑडिट फर्म्स के नाम एक पेपर पे लिख लो। मेरी बात को समझना, आपको 200 टॉप 200 कंपनी या 500 कंपनीज के ऑडिटर के नाम आप अपने पेपर पे लिख लो। आपने जो उनमें से जो ऑडिटर कॉमन है, कॉमन वर्ड समझ रहे हो, मान लो एक ऑडिट फर्म है, 200 कंपनियों में से 50 कंपनियों का ऑडिट वही कर रहा है। आपने ऐसे ऑडिट फर्म्स में घुसना है, इधर थ्रू आर्टिकलशिप और थ्रू जॉब। सस्ता तरीका क्या है, कैसे घुसो? मान लो मेरे को दिल्ली में मिल गया टीआर चड्डा। टीआर चड्डा एक बहुत अच्छा फर्म है दिल्ली में, वो बहुत ज़्यादा, उसका नाम आपको मिलेगा कंपनीज का ऑडिट करते हुए। मुझे टीआर चड्डा मिलता है। टीआर चड्डा एक, मैं नहीं बोलूंगा कि बिग फोर है, बिग फोर नहीं है, नहीं मिलता, बिग फोर ना मिले, अपन को कोई बड़ा सी फर्म मिल जाए, टीआर चड्डा मिल जाए, मैं टीआर चड्डा में आर्टिकलशिप करूंगा। आर्टिकलशिप करने के बाद मुझे उसी में क्या मिल जाएगी? जॉब। जॉब में वो मुझे ठीक ठाक पैसे दे देंगे, 1 से 1.5 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी होती है आपकी सीए फर्म में। आप सीए फर्म में जॉब करो। आप मेरी बात का जवाब देना, आप सीए फर्म के पार्टनर हो गए या एम्प्लॉय हो गए या आर्टिकल हो गए? एम्प्लॉय होगा। 5-6 साल उस सीए फर्म में जॉब करो। जब आप किसी सीए फर्म में 2 साल आर्टिकलशिप कर लोगे, 5 साल जॉब कर लोगे, क्या आपको उसके सारे क्लाइंट्स पता लग जाएंगे? मेरी बात समझ अभी आएगी आपको। 5-7 साल, देखो 2 ऑप्शन होंगे। 7 साल वहां नौकरी करने के बाद या तो वो आपको प्रमोट करेंगे एज अ पार्टनर, या तो वो आपको क्या बना लेंगे? एज अ पार्टनर। नहीं बनाते, भाड़ में गया, वहां से छोड़ो। अच्छा मेरी बात समझना, जब आप इंप्लॉई होगे, जब आप उसमें इंप्लॉई होगे, ऑडिट करने कौन जाता है? सीए जाता है। और आप क्या हो? सीए हो। आप लोग ही ऑडिट करने जाते हो। क्या आपकी क्लाइंट से दोस्ती हो गई होगी? क्लाइंट के स्टाफ के साथ आप लोगों की क्या हो गई होगी? दोस्ती। आपको अगर वहां पे प्रमोशन नहीं मिलती, छोड़ दो सीए फर्म को, 2-3 लोग मिलके छोड़ो। मतलब आप अपने साथ 2-3 दोस्त यार जो और भी है उनको भी वहां से तोड़ लो, और 4-5, मैं यही होता है मार्केट में, 4-5 दोस्त वहां से तोड़ो, उस फर्म में से निकलो और अपना एक नया फर्म खोल लो, और उन क्लाइंट्स को अप्रोच करो कि हमने वो फर्म छोड़ दिया है, अब हमारा खुद का फर्म है। यही इंडस्ट्री में होता है। अपना बड़ा फर्म बन जाएगा। स्टार्टिंग में कभी फर्म नहीं खोलना। 5-7 साल नौकरी करने के बाद उसी ऑडिट फर्म के पार्टनर्स को, एम्प्लॉइज को तोड़ना है और उनके साथ मिलकर अपना एक ऑडिट फर्म खोलना है। ऐसे आपको क्लाइंट्स अच्छे मिल जाएंगे। अगर ऑडिट में आना है तो ऑडिट में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं ये वर्कआउट करके लाऊंगा। मैंने किस कंपनी में देखा था, ऑडिट फीस 1000 करोड़ से ऊपर थी। एक ऑडिट, 1 साल होता है ऑडिट, 1 साल का ऑडिट होता है, 100 साल का नहीं होता। 1 साल के ऑडिट की फीस 1000 करोड़। अब बात को समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सारी जिंदगी नौकरी कर लो, 1000 करोड़ नहीं मिलेगा। अगर ऑडिट सीख गए, जिसको है शौक ऑडिट सीखने का, मैं क्लास में बताऊंगा तरीके क्या है, कैसे ऑडिट सीखने हैं। ऑडिट के स्टैंडर्ड्स को सीखना है, सीसा करना है, डीसा नहीं करना। क्या करना है?
सीसा सीसा करना है, ऑडिट सीखना है। मेरा डाउट, इंग्लिश पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। अच्छा फर्म मिल जाएगा आपको, अच्छा फर्म आपको हायर कर लेगा। अगर आप सीए बनते ही पागल नहीं होना, सीए बनते ही जॉब करनी है, नहीं नहीं नहीं, सीए बनते ही जॉब नहीं करनी। सीए बनो, पहले सीसा कंप्लीट करो, पहले डीसा करो, डीसा के बाद सीसा करो, मेरा थोड़ी और पढ़ाई करो, फर्दर एजुकेशन इसको बोलते हैं। उसके बाद आपको इंडस्ट्री में बहुत अच्छे एक्सपोजर मिलेगा। एकदम सीए बनते ही 7-8 लाख 9 लाख की नौकरी मत पकड़ो। मैं आपको ऑडिट में आपको घुसा दूंगा ऑडिट की दुनिया में, अगर इंटरेस्ट है तो। ऑडिट में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी बड़े सारे फील्ड्स हैं सीए के लिए। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और क्या क्या फील्ड हो सकती हैं सीए के लिए। आज के लिए वाइंड अप करते हैं, बाय टू ऑल। हाँ जी, आर्टिकलशिप बिग 4 में करनी चाहिए या नहीं? बेटा डिपेंड करता है, मिलती है अर्नव तो करनी चाहिए। हाँ बेटा, अर्नव अगर मिलती है तो करनी चाहिए। ऐसा बहुत लोग हैं जिन्होंने वहां पहले आर्टिकलशिप करी, बाद में पार्टनर्स बन गए, ऐसा है बेटा। ठीक है बेटा। अंशिका, आपके इस डाउट का जवाब ऐसे 315 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट बचा है? ठीक है, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।